जरूरत है नहीं वैसे। हाँ भाई, फोर्स क्या है, ये पुश या पुल है, क्या है, तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है बेसिक डेफिनेशन की, आप जानते हो। अपन लोगों को जो काम की चीजें वहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। काम की चीजें मतलब सबसे पहला ये कि इसमें आपको कौन कौन से बेसिकली फोर्स इसमें पढ़ने हैं। तो एक तो ग्रेविटी फोर्स मतलब mg देखना होता है, ठीक है। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन देखना होता है, और तीसरा टेंशन देखना होता है, फ्रिक्शन देखना होता है। चार फोर्सेज हैं जिनका अपन को रिक्वायरमेंट होता है ना। इस पूरे चैप्टर में उसी के बारे में स्टडी करनी होती है, उसी फोर्सेज को लगाना होता है, ठीक है ना। तो अब इसमें आपको मैं पहले सिखाता हूँ कि भाई जो अपना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो लगता कैसे है, ठीक ना। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैसे लगता है, फिर अपन लोग देखेंगे कि mg, इस mg के बारे में तो सभी को पता है कि वर्टिकली डाउनवर्ड ही होगा ऑलवेज, किसी भी केस में, ठीक। तो और फिर टेंशन फोर्स कैसे रिप्रेजेंट होता है, कैसे लगता है, ये आपको बताते हैं, है ना। और देन क्वेश्चन पे आ जाते हैं, न्यूटन्स लॉज पे आ जाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्सेस जो कि अपन को लगाने हैं। पहला इसका ग्रेविटी फोर्स। मान लो कोई भी ब्लॉक है ना, ऐसा करके, तो इस पे ग्रेविटी फोर्स किधर लगेगा। अब आप कहोगे सिंपल, डाउनवर्ड, ठीक है, mg, ठीक है। मास अगर m है तो इसका ग्रेविटी फोर्स किधर, नीचे लगेगा, mg लगेगा। अगर मान लीजिए इंक्लाइन प्लेन पे मास रख दिया आपने, ठीक ना, तो किधर लगेगा, आप कहोगे तब भी डाउनवर्ड। मतलब आपको प्लेन वेन से कोई भी मतलब नहीं है, चाहे किसी भी तरह से रखा हो, ग्रेविटी फोर्स किधर लगेगा, ऑलवेज डाउनवर्ड, ठीक है। कितना फोर्स, तो मास इनटू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। करेक्ट है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होगा, बना लीजिए जल्दी से। अच्छा ठीक है। देन सेकेंड फोर्स आपका होगा नॉर्मल रिएक्शन। ये है क्या, तो एक कांटेक्ट फोर्स है, इट इज अ कांटेक्ट फोर्स acts between the bodies in contacts। जो बॉडी कॉन्टैक्ट्स में होंगे उनके बीच में लगेगा, ठीक है। एंड ऑलवेज acts towards the body and perpendicular to the surface। ध्यान रखिएगा, बॉडी की तरफ लगता है और सरफेस से परपेंडिकुलर लगता है। ये मतलब मैं क्या कह रहा हूं, थोड़ा सा समझिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए एक ब्लॉक है, इसको अपन लोग किसी टेबल पे रख देते हैं, ठीक है ना। तो जो सरफेस है, सरफेस इन कांटेक्ट, अपन लोग कहेंगे कि ये मान लीजिए टेबल की सरफेस है और ये आपका ब्लॉक हुआ। अब ये कांटेक्ट सरफेस हुई, है ना, यही क्या हुआ, कांटेक्ट सरफेस। तो अगर अपन को ब्लॉक पे दिखाना है कि नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगा होगा, तो अपन लोग कहेंगे टूवर्ड्स द बॉडी, ठीक है। देखिए ब्लॉक पे मैं अगर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ टूवर्ड्स द बॉडी एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है ना। ये आपका ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन हो गया। टेबल पे अगर आप दिखाओगे, मान लो कि ये टेबल की सरफेस हुई सपोज, ठीक है, तो आप दिखाओगे इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। करेक्ट है, जो भी नॉर्मल रिएक्शन है किसी, अगर एक कॉन्टेक्ट सरफेस की बात कर रहे हो तो सेम नॉर्मल रिएक्शन, मतलब ब्लॉक पे भी जितना नॉर्मल रिएक्शन होगा वही आपका टेबल पे नॉर्मल रिएक्शन होगा। ये बात क्लियर? हाँ बोलिए।
सर आपने यहाँ लिखा है कि इट ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द बॉडी, तो फिर जो ब्लॉक में जो नॉर्मल रिएक्शन है तो हम ऊपर से नीचे एरो नहीं कर सकते नहीं, सर? पर वो भी तो टुवर्ड्स बॉडी होता है ना। टूवर्ड्स द बॉडी मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन किधर है, देखो टूवर्ड्स द बॉडी। हाँ तो सर अरे अगर हम बॉडी, अरे सुनो सुनो वर्टिकली सुनो, नीचे ये दरअसल टेबल भी तो एक बॉडी है, तो ये इस पे भी तो लगेगा, तो टूवर्ड्स द बॉडी लगेगा, टूवर्ड्स द टेबल लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, परपेंडिकुलर लगेगा, ये ना, हाँ करेक्ट है। हाँ हाँ। हम्म, तो इसको लिख भी लीजिए और बना भी दीजिए, दोनों जो भी अपन लोगों ने नॉर्मल रिएक्शन बनाए हैं। मान लीजिए अपने पास एक टेबल कोई ऐसी है ना, और इस पे आपने ब्लॉक रख दिया, ठीक है। अब अपन को इस ब्लॉक और इस टेबल की जो भी सरफेस टेबल है या जो भी इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है ना, इस पे नॉर्मल रिएक्शन दिखाना आपको, ठीक है ना। तो अपन लोग कैसे दिखाएंगे, आप कहेंगे ये आपकी बॉडी, ठीक, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, देखिए सरफेस की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन आएगा, ठीक। और अगर ये इंक्लाइंड प्लेन हुआ तो इंक्लाइंड प्लेन पे टूवर्ड्स द इंक्लाइंड प्लेन नॉर्मल रिएक्शन होगा, करेक्ट। यस सर। सो ये तो रिप्रेजेंटेशन में हुआ, पर जब हम मतलब सम्स वगैरह करेंगे तो अगर जो इसको करो 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 सम्स वगैरह जो हम करेंगे, अभी और भी फोर्सेस का रिप्रेजेंटेशन इसमें होगा, ठीक है। देन हाँ अपन लोग इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। हाँ बोलो। सिर्फ नॉर्मल में ही मैं बस पूछना चाहती थी, जो एरो हमने बनाया है जैसे कि टुवर्ड्स ब्लॉक के लिए, वो अगर हम ब्लॉक के बेस से ऊपर मतलब बस थोड़ा ऊपर लेके चलेगा, जाए तो चलेगा ना? चलेगा चलेगा चलेगा। जैसे देखो कुछ लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, मान लो ये ब्लॉक हुआ, ऐसे बना दिया, ठीक है, हाँ चलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और वो एक ही चीज है, उसमें कुछ भी अलग नहीं है, ठीक। हाँ सर। आप लोगों ने बना लिया ना। हाँ सर। अच्छा, मान लीजिए एक कोई अपन के पास बॉल है, ठीक है ना, और उस बॉल को कुछ ऐसी सरफेस के बीच में आपने डाल दिया, ठीक है ना, ऐसी। अपन को इस पे नॉर्मल रिएक्शन दिखाना है बॉल पे, तो आप कहोगे दो सरफेस है, एक सरफेस यहाँ पे और एक सरफेस यहाँ पे। अगर बॉल में आपको नॉर्मल रिएक्शन दिखाना है तो आप कहोगे दो सरफेस हुई, इस वाली सरफेस दैट मीन्स यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कैसे, ऐसे बनेगा, ठीक। और इस वाली सरफेस में नॉर्मल रिएक्शन कैसे, तो अपन लोग बोलेंगे वो इधर से बनेगा, करेक्ट। समझ आया ना। हाँ सर। यस सर। बनाइए। हाँ सर डन। इसके बाद जरा देखो टेंशन, ठीक है ना, टेंशन क्या होता है। तो ये किस में लगता है, स्ट्रिंग में लगता है या फिर कोई रॉड हो उसमें लगेगा, ठीक है ना, किधर लगता है, ठीक ना। जैसे अगर कोई टेंशन फोर्स हो तो किधर वो लगता है, ठीक है। वैसे टेंशन के बारे में आप जानते हो, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है और बिटवीन मॉलिक्यूल्स ही एक्ट करता है। मतलब मॉलिक्यूल्स कौन सा, तो स्ट्रिंग अगर है, ठीक है ना, तो स्ट्रिंग ढेर सारे मॉलिक्यूल से मिलके बना होगा, ऐसा अपन को समझ में आता है। तो दरअसल इसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसे अपन लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे, हाँ ठीक है। जिसकी वजह से अगर आप इसे टाइट करो, मतलब अगर खींचना स्टार्ट करो, इसको एक फोर्स लगाओ, तो इसमें क्या अराइज होता है, आप कहोगे टेंशन अराइज हो जाएगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स दूर नहीं जाना चाहेंगे, आप दूर करोगे तो फिर क्या अराइज होगा, टेंशन अराइज होगा। इतनी बात क्लियर ना। यस सर। अच्छा, अब तो ये बात हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है।
लेकिन किसी ब्लॉक पे ये टेंशन कैसे रिप्रेजेंट होता है? जैसे मान लीजिए अगर आपके पास एक स्ट्रिंग हो और स्ट्रिंग से एक मास आपने अटैच करवा दिया, तो अपन लोग बोलेंगे कि इसमें जो टेंशन रिप्रेजेंट होगा वो बॉडी आप बनाइए और ये अवे फ्रॉम बॉडी ऑलवेज एक्ट करेगा, अलोंग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम बॉडी। करेक्ट है? टेंशन ऑलवेज एक्ट्स along the string and away from body। समझ आया आपको? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर, नोट हो गया। ठीक है, अच्छा। अब मान लो कि अपन के पास कुछ इस ऐसे करके एक ब्लॉक है ना, इधर वो से आपने फिक्स कर दिया और यहाँ पे एक पुली है और समथिंग इस तरीके से आपने एक दूसरा ब्लॉक अटैच कर दिया। इसका मास m1 था, इसका मास m2 था। अपन लोग बोलेंगे कि जो स्ट्रिंग होती है, जो कि आपको जनरली न्यूटन्स लॉज में पढ़नी होगी, एक तो रहेगा मासलेस स्ट्रिंग और कोई कोई इसमें मैसिव स्ट्रिंग भी आती है। तो पहले अपन लोग मासलेस स्ट्रिंग की ही बात इसमें कर लेते हैं कि मासलेस स्ट्रिंग अगर होगी तो क्या होगा। तो देखिए मासलेस स्ट्रिंग होती है, इसकी और प्रॉपर्टी हम लोग बोलते हैं कि इनएक्सटेंसिव होती है, मतलब ये इसकी लेंथ इंक्रीज नहीं हो सकती, ठीक है ना, वो एक्सटेंड नहीं हो सकती, इनएक्सटेंसिव होती है, इसको आइडियल स्ट्रिंग अपन लोग बुलाते हैं। इसमें क्या प्रॉपर्टी है, तो टेंशन जो रहेगा एक स्ट्रिंग में सिर्फ एक ही होगा। मतलब अगर इसमें मैंने कहा कि टेंशन टी है, T1, तो मैं कहूंगा थ्रू आउट द स्ट्रिंग आप कहीं पे भी दिखाओगे तो टेंशन आपको T1 दिखाना पड़ेगा। इस वाले में आप कहोगे फिर नया कोई टेंशन T2 है। तो अब जरा देखो M2 का अगर मैं बनाऊं, इस पे टेंशन में दिखाऊं कि क्या क्या टेंशन है, तो आप कहोगे जो T1 टेंशन होगा वो इधर बाहर की साइड और T2 टेंशन इधर बाहर की साइड होगा। ये आपने M2 पे टेंशन दिखाया। क्लियर बेटा? और M1 पे अगर आपको टेंशन दिखाना है तो आप क्या करोगे, सिर्फ T1 इस पे अवे की साइड लगेगा। समझ आ गया? Yes, sir. हाँ यस सर। सर। ठीक है, आप समझ लो कि जितने आज आप पढ़ रहे हो ना, जो फोर्सेस का रिप्रेजेंटेशन, पूरा चैप्टर डिपेंड इसी पे रहता है। बस एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा और आ जाएगा, मतलब एक या दो, जो मतलब न्यूटन सेकंड लॉ आ जाएगा, है ना, या फिर न्यूटन थर्ड लॉ आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। लेकिन अगर रिप्रेजेंटेशन आपको समझ आ गया अच्छे से, फिर आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है, नोट हो गया बेटा? हाँ यस सर। सर। अच्छा, ठीक है, चलिए। अब इसके बाद आएगा फ्री बॉडी डायग्राम, है ना। बस तीन फोर्स अपन लोग देखो यहाँ पे, तीन ही फोर्स आपको पढ़ना है, ठीक है ना। फ्रिक्शन जो होगा उसका नया टॉपिक है, तो वो तब पढ़ेंगे अपन लोग, क्या डायरेक्शन होगी, कैसे एक्ट करता है, वो अगले टॉपिक में। ठीक है, इस टॉपिक में सिर्फ ये तीन फोर्स आपको पढ़ने हैं। तो अब इनका एक साथ रिप्रेजेंटेशन, जिसको अपन लोग बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है ना, फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसको अपन लोग शॉर्ट फॉर्म में FBD बुलाएंगे, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम FBD। क्या होता है ये? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन अ बॉडी, और बॉडी क्या होगी तो सिस्टम से सेपरेट कर देंगे आप, ठीक है ना, इज नोन एज फ्री बॉडी डायग्राम। रिप्रेजेंटेशन ऑफ all forces on a separate body is known as
FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो जरा फ्री बॉडी डायग्राम सीखते हैं कई सारी बॉडीज लेके। एक सिंपल स्टार्ट करता हूँ। मान लीजिए एक टेबल है कोई, ठीक है, और इस टेबल पे एक आपने मास रख दिया m का। आपको इस मास m का FBD बनाना है। ठीक है, तो देखो इस मास m पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। आप कहोगे एक तो ग्रेविटी फोर्स लगेगा mg, ठीक है, और दूसरा इस पे क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, mg एंड नॉर्मल रिएक्शन, ये दो फोर्सेज होंगे सिर्फ जो इस ब्लॉक पे एक्ट कर रहे होंगे। क्लियर ना? यस सर। हाँ सर। बना लीजिए। हाँ सर, हो गया। देन इसके बाद मान लीजिए आपके पास कॉर्नर है एक कोई, है ना, और इसमें एक रॉड रख दी आपने कुछ ऐसे करके। ठीक है ना, ये रॉड हो गई, इसका मास सेम है। अपन लोगों को बनाना है कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा। ठीक है, अभी फ्रिक्शन नहीं है, ठीक ना। तो अब इसका देखो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनता है। अपन लोग बोलेंगे ये, पहले तो आप रॉड बना ही लो। कितने कॉन्टेक्ट सरफेस हैं, एक कॉन्टेक्ट सरफेस यहाँ पे, लेकिन सरफेस कौन सी, आप कहोगे ये है। ठीक है ना, सरफेस ये हुई, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा नॉर्मल रिएक्शन N1। ठीक, दूसरा देखो सरफेस कॉन्टेक्ट सरफेस ये रहेगी, सरफेस ये हुई, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन आएगा कोई N2। ठीक, और एक वेट मतलब mg जो होगा और एक्ट कर रहा होगा। करेक्ट है, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। ठीक है, अमिया माइक बंद करिए। हाँ ठीक है, मतलब जब बोलना हो तभी ऑन करिए, बाकी टाइम पे नहीं। तो जैसे मान लीजिए इस बॉडी का आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, क्या आप लोगों से बन जाएगा बेटा? ये हाँ सर। बनाइए जरा। आप स्क्रीन मतलब कैमरा ऑन करके अपना दिखा भी सकते हैं कि आपने जो बनाया है, एक बार दिखाइए थोड़ा, देखूं मैं कितने लोग बना पाते हैं थोड़ा, है ना। ये टेस्ट होता है ना, हर क्लास में, कि मतलब आप क्या कितने अच्छे से आप जानते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को। ठीक है, जरा आप बताइए तो कितने लोग इसे बना पा रहे हैं। यहाँ के नॉर्मल रिएक्शन को N1 लिखिएगा, यहाँ के नॉर्मल रिएक्शन के को M2 N2, है ना। और तो सुधा का कैमरा ऑन हुआ है, लेकिन दिखाओ भाई, बना लिया तुमने? अमिया आपका आपका एक तो बात ये है ना बेटा, आप फ्री बॉडी का मतलब उसे फ्री ही करो ना पहले। आप उसमें अगर वॉल वगैरह भी बना दोगे तो फिर क्या फ्री हुआ, आप अभी फ्री करो उसको। अच्छा ठीक ओके, है, ओके ना। हाँ, और थोड़ा डायग्राम को बड़ा बनाओ, समझ नहीं आ रहा है, मतलब दिख नहीं रहा है। हम्म, सर दिख रहा है सर? एक मिनट बेटा, ये गलत बना है प्रीतिका, आपका सही नहीं है। और कौन बताना चाहता? सर आदिश्री। मेरा। अच्छा आदिश्री, आपका भी ठीक नहीं है, आपका ही शायद दिखा था क्या मेरे को? आदिश्री आपका ठीक नहीं है। अच्छा। और किसका?
अमिया आपका आपका करेक्ट है, अमिया करेक्ट है आपका। मैंने भी तो वही बनाया। नहीं, कहाँ तुमने बनाया था भाई, अभी ध्यान से देखो, वो नहीं है। और कोई? सर दिखा क्या? एक मिनट रुको, तुम्हारा कैमरा कहाँ चला गया? एक मिनट एक मिनट। हाँ सुधा, आपका 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 नहीं, गलत है। सुधा आपका गलत है अभी। वर्तिका तुम दिखाओ जरा। बनाओ तो देखें। हाँ करेक्ट करेक्ट है, करेक्ट है। तुमने एरो ठीक बनाया है, बहुत ज्यादा ब्लर दिख रहा है वैसे। ठीक है, अब सही होना चाहिए। ठीक है। मीनाक्षी, नहीं मीनाक्षी आपका गलत गलत है, गलत है आपका, मीनाक्षी गलत है। चलिए ठीक है, मैं बनाता हूँ। चलिए, आप लोगों ने सबने ट्राई ही वैसे कर ही लिया होगा, है ना? देखता हूँ। तो देखिए क्या है, आप एक तो सबसे पहले इस बॉडी को फ्री करिए, मतलब ये फ्री हुआ। अभी नॉर्मल रिएक्शन N1 आप कहोगे सरफेस मेरी ये दिखेगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा फोर्स, ये हुआ। यहाँ की सरफेस आप सोचोगे तो कहोगे ये सरफेस है, ठीक है ना, सरफेस ये, और उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, मतलब ऐसा आएगा N2। बाकी mg तो डाउनवर्ड रहेगा। करेक्ट है क्या? समझ आया? तो ये है फ्री बॉडी डायग्राम। फटाफट नोट करिए और अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इसमें कोई डाउट हो आप पूछ भी लीजिएगा। नोट हो गया? बस सर। ठीक है, देन मान लीजिए आपके पास दो बॉल हैं, मतलब ऐसे करके, एक ये और, अच्छा रुक जाओ, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ हल्का सा। अभी दो बॉल नहीं, एक बॉल और एक ब्लॉक रॉड, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनवाना आपसे, ठीक है ना? मान लो ऐसा ही है, आपको इसका मास m1 और इसका मास m2, आपको इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, m1 का एज वेल एज m2 का। जरा बनाओ। m1 का फ्री बॉडी डायग्राम इधर ये टच कर रहा है, ठीक है ना? ओम, आप भी अगर बना रहे हो तो भेजो भेजो, या फिर दिखा सकते हो, दिखाओ कैसा बना है। मतलब सभी लोगों से, आप ऑल इनवाइटेड, मतलब ऐसे नहीं समझो कि यार मैं किसी से एक पर्टिकुलर बोल रहा हूँ, मैं नाम किसी का ले लेता हूँ, एक डिफरेंट बात है, लेकिन आप भेजिए जितने लोग भी कर पा रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो ठीक है। M1 का फ्री बॉडी डायग्राम कैसा रहेगा, बोल भी सकते हो आप। जैसे मान लीजिए मैं इधर N1 आपको दिखाऊं, इधर N2 और इधर N3, ठीक है? तो N1 कैसे बनाऊंगा, टूवर्ड्स द बॉडी ना, ठीक है? N2 भी टूवर्ड्स द बॉडी, ठीक है? और इस तरफ N3 भी आपका टूवर्ड्स द बॉडी, इसका M1G डाउनवर्ड, करेक्ट? बताओ बेटा। तो कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो? देखो तो, ठीक है। और देन यहाँ पे एक और नॉर्मल रिएक्शन आएगा, N4 भी अपन को लेना पड़ेगा, तो N4 ऐसा, N3 जो कि इधर लगा है वही वाला रॉड पे इस तरफ लगेगा, और इसका M2G नीचे की तरफ, करेक्ट है? आप लोगों को दिख रहा है ना, मतलब ऐसा तो नहीं कि स्क्रीन नहीं आ रही हो मेरी? नहीं नहीं दिख रहा है सर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है आप जरूर पूछ लीजिएगा। आई थिंक बन गया, हो गया ना? हाँ, हाँ।
ठीक है, अब मान लो कि दो ब्लॉक नहीं, दो बॉल ले लेते हैं, किसी सिलेंडर में रखते हैं इसको। ठीक है, अपन को दोनों स्फीयर्स जो बॉल्स हैं इनका एफबीडी चाहिए, ऐसा करके। ठीक, ये मास m1 है, ये मास m2 है। देखो कितनी सारी कॉन्टेक्ट सरफेस है, 1 2 3 इधर 4। ठीक है ना, तो ये आपके इनके नाम मैंने लिख दिए रिस्पेक्टिवली कि आप यहाँ पे ये वाला नाम रखेंगे नॉर्मल रिएक्शन का। फटाफट जरा इन दोनों का एफबीडी बना दीजिए, क्या आएगा। N1 इस तरफ होगा, जैसा आपको समझ में आ ही रहा होगा। N2 इस तरफ होगा, N3 इस तरफ होगा। ठीक है, और वही N3 इसके सेंटर की तरफ जाएगा। एक चीज और समझिएगा, जब भी आपका स्फीयर होगा ना, तो स्फीयर में जो नॉर्मल रिएक्शन होता है उसकी डायरेक्शन टूवर्ड सेंटर होती है। ध्यान रखना आप, जैसे देखो मैं हर जहां पे ही बना रहा हूँ वैसा ही बना रहा हूँ। नॉर्मल रिएक्शन किधर होगा, टूवर्ड्स द सेंटर, वो सेंटर से जो नॉर्मल रिएक्शन की लाइन होगी पास हो रही होगी। इधर N4 ये सेंटर से पास हो रहा हो। बाकी सब mg बना दीजिए, इसके mg ये हुआ और इसका mg m2g ये हुआ। करेक्ट ना? आई थिंक पूरा क्लियर, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? नहीं सर। Yes, sir. अब थोड़ा सा मान लो अपन के पास, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं इस पे, सिर्फ 2-3 ब्लॉक रख दिया अपन लोगों ने ऐसा करके, है ना। ये M1 ब्लॉक है, M2 ब्लॉक है, M3 ब्लॉक है। ये इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन N1 आएगा, इस सरफेस में N2 आएगा और इस सरफेस के बीच में N3 आएगा। आपको M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, मतलब M1 का, M2 का और M3 का फ्री बॉडी डायग्राम सभी का। ठीक है, तो मैं बनाता हूँ। ठीक है, आप देखिए, मैक्सिमम को तो आता ही होगा, जिनको नहीं आता होगा वो सीख लें अच्छे से। देखिए M1 का M1G डाउनवर्ड होगा, करेक्ट है, और N1 जो लगेगा इस पे ऊपर की तरफ लगेगा। ये बात करेक्ट है ना? बोलो बेटा। ठीक, ऐसे ही अगर मैं M2 का बनाऊंगा तो जरा देखो, M2 पे जो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन N1 है, ये टूवर्ड्स द बॉडी नीचे आएगा। ठीक ना, यहाँ N2 वाला जो नॉर्मल रिएक्शन है टूवर्ड्स द बॉडी, ये ऊपर दिखेगा आपको, और M2G ये डाउनवर्ड। करेक्ट, क्लियर ना बेटा? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? Yes, sir. देन आपका जो M3 होगा, अगर इसका एफबीडी आप बनाइएगा तो जरा देखिए, N2 जो होगा इसमें, देखिए इसकी सरफेस यहाँ मिल रही है, तो आप कहोगे यहाँ तो नॉर्मल रिएक्शन N2 था, वो डाउनवर्ड होगा। फिर ये मान लीजिए टेबल है या ग्राउंड है, जो कुछ भी है, यहाँ पे भी एक नॉर्मल रिएक्शन, वो टूवर्ड्स द बॉडी N3 आया, और देन इसका वेट M3G डाउनवर्ड आ गया। ठीक है, तो ये आपके नॉर्मल रिएक्शन हुए, अगर एक के ऊपर एक कई सारे ब्लॉक्स रख दिए गए तो। हाँ सर, हो गया। ठीक है, चल रहेगा। आपने क्या बोला कि ऊपर के तरफ एंट्री होगा उस पे, ऐसा ही ना? टेबल पे आपको दिखाना है, तो टेबल पे अगर बेटा दिखाओगे तो वो N3 डाउनवर्ड होगा, मतलब टूवर्ड्स द बॉडी। ठीक है, बस टेबल का अपन लोग वैसे जनरली बनाने की जरूरत पड़ेगी तो बनाएंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मान लो अपन को 2-3 ब्लॉक को हैंग करा दिया आपने, कुछ ऐसा। ठीक है ना, ये मान लो मास M1 है, ये मास M2 है और ये मास M3 है। इस वाले स्ट्रिंग की टेंशन T1, इसमें T2 और इसमें अगर T3 है, तो अपन को M1 का एफबीडी बनाना है, M2 का एफबीडी और M3 का एफबीडी आपको बनाना है। कैसे बनेगा? तो आप क्या करिए, पहले M1 बना लीजिए। ठीक है, इसमें
अवे फ्रॉम बॉडी होता है टेंशन, तो T1 ऊपर की तरफ हो गया। और देखो एक स्ट्रिंग नीचे भी कनेक्टेड है, तो अपन लोग कहेंगे इसमें T2 डाउनवर्ड भी होगा, ठीक है। और साथ में mg डाउनवर्ड, मतलब M1g चलेगा। ठीक है बेटा, बोलिए। हाँ सर। यस सर। ठीक है। देन M2 का FBD जब बनाने जाइएगा, तो देखिए M2 पे एक टेंशन T2 ऊपर की तरफ है, M2 पे एक टेंशन T3, अब इसे नीचे की तरफ आपको बनाना होगा, और वेट इसका M2G डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये M2 का FBD हुआ। फिर आप M3 का जब बनाइएगा, तो देखिए T3 इसमें ऊपर की तरफ होगा एक, ठीक है, T3, और M3G जो होगा ये डाउनवर्ड होगा, ठीक। बस दो ही फोर्स हैं, क्लियर ना? हाँ यस सर। ऐसा मेरे को लग रहा है कि आप सबने नोट कर लिया है। यस सर। फिर जरा देखिए, अगर अपन लोग एक पुली के साथ ले लें, है ना, एक मास इधर हैंग करा दिया मैंने M1, दूसरा एक मास इस तरफ है M2, और यहाँ पे एक और भी मास है M3, ठीक, ये ग्राउंड है सपोज। तो अपन को बताना ये है कि इसमें M1 का FBD कैसा रहेगा, ठीक है, M2 का FBD कैसा रहेगा, और M3 का कैसा रहेगा। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन को N1 लिख देता हूं मैं, और यहाँ के नॉर्मल रिएक्शन को N3 लिख देता हूँ। तो जैसे M1 का FBD आपको बनाना है, तो टेंशन T ऊपर की तरफ होगा, और इसका वेट M1G डाउनवर्ड, ये आपका M1 का FBD हो गया, क्लियर ना? फिर जरा देखो M2 का जब बनाने जाओगे, तो टेंशन, क्योंकि स्ट्रिंग एक है यहाँ से यहाँ तक, तो एक ही टेंशन होगा, ठीक है। आप कहोगे इसमें भी T ऊपर की तरफ होगा। नॉर्मल रिएक्शन जरा देखो, ये इसके बीच में जो आने वाला है वो कौन सा N1 आने वाला है, लेकिन M2 पे बना रहे हो तो टूवर्ड्स द बॉडी बनाओगे, है ना, ये N1 हो गया, और इसका वेट M2G डाउनवर्ड, ठीक है। M3 का अगर आप बना रहे हो, तो फिर कहोगे कि M3 दरअसल इस पे N1 डाउनवर्ड होगा, ग्राउंड से N2 ऊपर की तरफ होगा, और इसका वेट डाउनवर्ड M3G रहेगा, ठीक है। बस ये आपका FBD हो गया। कोई कंफ्यूजन शायद नहीं है? नहीं सर, नहीं सर। नोट हो गया। ठीक है। अच्छा, अब इसको आप अपने बनाओ, ठीक है। अपने से बनाइए और वेरीफाई फिर करिएगा कि आपने करेक्ट बनाया या नहीं। आपको देखो किसका आप बनाना है, आपको बनाना है इस M1 का, M2 का, M3 का, एज वेल एज इस पुली का, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट में रुक जाओ आप जरा, पुली का भी मैं FBD बना देता हूँ। यहाँ का T डैश आप कह देना, है ना, जो टेंशन है T डैश। और जरा जब मैं पुली का बनाऊंगा ना बेटा, तो देखो T डैश मेरा यहाँ ऊपर की तरफ होगा, यहाँ पे T होगा, और इस तरफ भी T होगा। ये बात आपको समझ आई क्या? जरा देखो पुली का अगर मैं बना रहा हूँ, तो क्या ऐसा ही बनेगा ना? हाँ यस सर। सर। पुली को जो अभी आप पढ़ोगे ना, मतलब न्यूटन सेकेंड लॉ में मैक्सिमम पुलीज कैसी रहेंगी, वो मासलेस रहेंगे, ठीक है ना। तो ये मासलेस पुली है मान लीजिए, ठीक ना, मासलेस पुली है, तो फिर इसका कोई वेट आपको दिखाना नहीं है, ठीक। यहाँ पे भी मासलेस है, आप जरा बनाइएगा। सर तो हम इस पे T डैश इज इक्वल टू 2T लिख सकते हैं ना? क्या बेटा? ऊपर वाले में हम T डैश इज इक्वल टू 2T ऐसे लिख सकते हैं ना? हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, अभी लिखेंगे अपन लोग। अभी तो सिर्फ फोर्सेस का रिप्रेजेंटेशन ही आज सीख रहे हैं, अभी अपन लोगों ने कोई न्यूटन्स लॉ लगाया नहीं है, तो वो लगाएंगे।
हाँ सर। हम्म। बन गया बेटा? Yes, एक sir. मिनट। हाँ बेटा, नोट हो गया? हो गया? हाँ सर, क्या ये सही है कि आप दिखाने वाले हो? एक मिनट रुक जाओ, फिर आप दिखाओ दिखाओ, देखता हूँ। M1G करेक्ट है। पुल्ली करेक्ट। पुल्ली का कहाँ करेक्ट है? पुल्ली का करेक्ट नहीं है। हाँ सर, मिस्टेक मिल गया। हाँ, और बाकी तो ठीक है। ओके सर। देखिए, इसमें मैं बनाऊं? हाँ सर। हाँ देखिए, M1 का अगर आप बनाएंगे तो T ऊपर की तरफ, M1G डाउनवर्ड, ठीक है ना? बस इतना, दो ही फोर्स। M2 का आप बनाओगे तो देखो T इस तरफ होगा, जो भी इंक्लिनेशन मतलब एंगल है उस एंगल पे जाएगा। फिर इसका M2G डाउनवर्ड, ठीक है। एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा ऊपर की तरफ जिसे आप N1 बनाओगे, ठीक है। बस बाकी आपका अगर M3 का आपका बनाना है तो आप कहोगे कि नॉर्मल रिएक्शन N1 डाउनवर्ड, N2 इस पे अपवर्ड, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द बॉडी लगता है। M2G डाउनवर्ड, बल्कि M3G डाउनवर्ड, ठीक है। पुली का आप बनाओगे तो पुली में आप दिखा दो, इधर तो T है, एक एंगल पे इस तरफ आएगा T, ठीक, और ऊपर की तरफ ऐसे कोई T1 T डैश कुछ भी बता दो, ये है आपका, ठीक है। अगर मान लो कभी मासलेस पुली नहीं रही, कभी कभी होगा कि जब सारा सिस्टम रेस्ट में है, मासलेस नहीं है, उसका भी समथिंग मास है, तो आपको सिंपली बस क्या करना होगा, बस यहाँ पे मास ऑफ पुली इनटू जी एक और फोर्स ऐड कर देना होगा, बस सिंपल, ठीक है। अगर मासलेस नहीं है, मास है तो ठीक, अदरवाइज इसे हटा दो आप, जैसा मैंने लिख दिया है कि मासलेस है तो फिर इसमें वेट नहीं होगा। करेक्ट है बेटा? तो हाँ सर। मीनाक्षी, तुम्हारी आवाज आई नहीं, कुछ तुमने बोला जरूर था बट सर मैंने आपको भेजा है तो आप मुझे बताना। अच्छा अच्छा, ठीक है, देख लो अपना, अब टैली करा लो, है ना? देख लेता हूँ वैसे मैं। देखो कुछ ऐसी सरफेस है ना, ये एंगल है θ1 और ये एंगल है θ2। जरा इसका आप FBD बनाओ, कैसे बनेगा, ठीक है। नहीं मीनाक्षी, अरे मीनाक्षी, ये तुमने क्या किया है? हाँ सर, मेरे को समझा। T cos थीटा और T sin थीटा, ये सब एकदम कहानी लंबी चौड़ी कर दी है तुम। अल्टीमेटली अपन को करना बाद में होगा ऐसा, लेकिन अभी तुमने तब भी थोड़ा सा गलत बना दिया। अभी जैसे बनाए वैसे छोड़ दो तुम, ठीक है ना? तो मैं क्या कर सकते हैं, मतलब मुझे बताओ ना। अरे जो पुल्ली पे तुमने T cos थीटा सिर्फ डाउनवर्ड दिखाया ना, एक हॉरिजॉन्टल में T sin थीटा भी आएगा फिर, ठीक है। अपन को ऑल फोर्सेस का रिप्रेजेंटेशन करना है ना, तो एक ही फोर्स दिखाया तुमने, एक फोर्स नहीं दिखाया, ठीक है। सर कौन सा? पुल्ली 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 में तो
पुली में सर और दूसरा कौन सा आएगा? मतलब अरे एक एक टी टी, मैंने, अरे सुनो तो, एक टी कॉस थीटा तुमने लिख दिया ना, हाँ तो एक टी साइन थीटा भी उसी का रहेगा हॉरिजॉन्टल में। जिस पॉइंट से हाँ टी कॉस थीटा डाउनवर्ड है वहीं से एक टी हॉरिजॉन्टल में कर दो, टी साइन थीटा। ठीक है सर, वो मैंने वो नहीं लिखा। हाँ सर, आप थोड़ा सा ऊपर कर दोगे? जरा इसका एफबीटी बनाओ बेटा आप लोग। सो मैंने भेजा है, आप देख सकते हैं। मुझे कुछ गलत लग रहा है। गलत है। हम्म, mg की लाइन में n1 नहीं होगा। नहीं, वो लाइन जो लंबी लाइन है वो नहीं, मैंने एक एरो बनाया है ना, वही। चलो खैर, देखो ऐसे जब क्वेश्चन आप करोगे ना तो हाँ आपको कुछ ये लाइन को डॉटेड लाइन बना लेना, ये वाली और ये वाली, तभी इसको कर पाओगे आप, अदरवाइज ये हो नहीं पाएगा, मतलब आप रिप्रेजेंटेशन सही से नहीं कर पाओगे। फिर ऐसे आप बना ओके। लेना, ये है ठीक है। फिर आप क्या करोगे, इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ना, ऐसे करके एक नॉर्मल डायरेक्शन दिखा दो, ये n1 है, और फिर इस वाली लाइन पे भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन, उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा करके ये n2 बना दो। ठीक है, mg किधर होगा, डाउनवर्ड होगा। अभी आपको इसमें देखो, यहीं पे क्वेश्चन एंड नहीं होगा, इसमें क्वेश्चन तो और आगे बढ़ता है इसका, कि भाई आपको n1 n2 की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी होती है। तो फिर क्या करते हैं अपन लोग ना, कि ये ऐसा करके एक लाइन और बना देते हैं, वर्टिकल लाइन। फिर ये एंगल ढूंढ लेंगे, जैसे देखो ये अगर θ1 मैंने लिख दिया था तो ये θ1 आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आती है, ये θ1 है तो ये आएगा 90 माइनस θ1 और ये बन जाएगा फिर θ1। ठीक, तो हाँ फिर सर। इस n1 के कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, n1 cos थीटा, n1 sin थीटा। सिमिलरली आपको यही काम यहाँ इधर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला एंगल जो होगा ये 90 माइनस θ2 आएगा। अगर ये θ2 है तो ये 90 माइनस θ2 आएगा, तो ये बनेगा आपका θ2, फिर इस तरफ आ जाएगा 90 माइनस θ2। देखो अल्टरनेट ये चलता रहता है, यहाँ पे 90 माइनस θ2 आया तो ये θ2 आया, फिर ये 90 माइनस θ2 आया तो आप कहोगे यहाँ θ2 आ जाएगा। n2 इस डायरेक्शन में है, फिर इसका कंपोनेंट अपन लोग डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टल में बना लेंगे। तो देखो इस तरीके से करते हैं। थोड़ा सा मैंने इसको एक्सप्लोर और एक्सप्लेन और कर दिया, क्योंकि वर्किंग प्रोसीजर में भी अपन को जाना होगा। ठीक है सर θ2 का समझा सकते, मुझे वो नहीं आया। अरे यार इतना सिंपल है, देखो क्या करो ना, ये लाइन थी ये वाली θ2 वाली थी, मैंने बस ये बना दिया था हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल लाइन। देखो ये क्या आएगा, 90 माइनस θ2 आएगा ना, फिर ये पर हॉरिजॉन्टली लाइन खींच दो, ये पर सर कितना आ वो जाएगा θ2। θ2 वो 90 कैसे बना रहा है? मतलब वो थीटा पूरा 90 बनाएगा ना? 90 माइनस θ2, ये नहीं नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, जहाँ आपने 90 डिग्रीज बनाया है वो 90 डिग्री कैसे आएगा, क्योंकि वो थोड़ा इंक्लाइंड है ना उसका बेस। ये हॉरिजॉन्टल हुआ और ये वर्टिकल हुआ। नो, जो उसका बेस है अगर ये डायग्राम ये में देखे। ये टोटल एंगल θ2 था ना। ओह अच्छा, ओके ओके, मैंने सोचा। ओके हाँ सर। ठीक है, हाँ ओके। और फिर तो जो आपने वो ऑल्टरनेट एंगल बनाया उसके बाद ये बनेगा 90 माइनस θ2, इधर फिर आएगा θ2। ठीक है, देखो कुछ इस तरीके से चलता रहेगा वो। ठीक है, ओके। मतलब आपको तो थोड़ा फिर हेल्प हम करेगा इस तरीके। N2 जब बनाएंगे तो फिर एंगल θ2 होगा ना? देखो कुछ ये बन जाएगा। ठीक है, पूरा क्वेश्चन ही अब फिर हो ही गया एक तरीके से क्या। ठीक है, n2 का कंपोनेंट फिर बना लेंगे और देन आगे क्वेश्चन प्रोसीड कर जाता है। तो ठीक है, अभी तो अपन लोग फोर्सेस का रिप्रेजेंटेशन एक बार समझ लिए, फिर बाद में देखेंगे कि क्या बनता है इसका। अच्छा ओके। आप लोग ये बताओ, क्लियर है ना बेटा?
सभी को? कंफ्यूजन किसी को नहीं है? FBD में नो फ्री सर। बॉडी डायग्राम के रिप्रेजेंटेशन में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, तो ये हुआ आपका फ्री बॉडी डायग्राम। एक मिनट वो स्क्रीन दिखाइए ना। अरे देखो, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा न्यूटन्स लॉ भी आज स्टार्ट हो जाए, कुछ एटलीस्ट इक्विलिब्रियम तक तो अपन लोग पहुंच जाए। हाँ सर डन। ठीक है, चलिए तो देखो, अगली हेडिंग रहेगी न्यूटन्स लॉज। क्या कौन कौन से लॉज हैं? तो ये तो खैर मैं आप लोगों से ही पूछूंगा। कितने लॉ हैं वैसे? 3। हाँ, कौन कौन सा? एक तो वो जो when something is in rest it remains in rest unless acted upon by an external force. क्या बोलते हैं उसको? Law of Law of inertia. Of inertia. inertia. करेक्ट है, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर एक कोई बॉडी या तो रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी, जब तक कि उस पर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है ना। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तभी उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा। मतलब अगर रेस्ट में है तो रेस्ट से वो फिर मोशन में जाएगी, या फिर अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका यूनिफॉर्म मोशन चेंज होगा। दैट मीन्स आइदर वो रेस्ट में आ सकती है या फिर वो एक्सेलरेट हो जाएगी। करेक्ट है ना? ये बात क्लियर? तो इसको लिख लीजिए आप। एवरी बॉडी, ऐसे लिखिए, या ईच बॉडी continues to be in its state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled by some external force. ठीक है, to act otherwise। ठीक है, जल्दी से लिखिए। अच्छा, इसके बाद एक चीज और बताओ इसमें, खैर लिख ही लिया होगा तुम लोगों ने, जानते ही होगे। कितने टाइप का ये होता है लॉ ऑफ इनर्शिया? 3 टाइप का। कौन कौन सा? रेस्ट पे। हाँ, और जानते हो कि नहीं? फटाफट बताओ। जानते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं बोलना स्टार्ट करूँ। सर सिर्फ 2 ही याद आ रहा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड मोशन। नहीं, 3 होता है, ठीक है। हाँ 3 होते हैं, बट फिलहाल 2 ही का नाम देखो, याद है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, 3 होता है, ठीक है ना। मतलब रेस्ट की कंडीशन तब तक चेंज नहीं होगी जब तक कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। अगर फोर्स नहीं है तो अपन लोग बोलेंगे फिर रेस्ट ही रहेगा। ये क्या हुआ आपका? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, कोई बॉडी जो होगी वो यूनिफॉर्म मोशन में ही होगी तब तक जब तक कि उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। करेक्ट है? क्लियर ना? तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कोई बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज तब तक नहीं होगा जब तक कि कोई एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। करेक्ट है? तो ये आपके 3 होते हैं लॉज ऑफ इनर्शिया। करेक्ट है? मैं लिखवा नहीं रहूंगा, ठीक है ना, इसमें कोई जरूरत नहीं है यार तुम लोगों को, बस हाँ थोड़ा सा आपको बता देना, ये सफिशिएंट है, ठीक ना। तो लॉ ऑफ इनर्शिया को कभी कभी बोलते हैं कि ये
इनर्शियल फ्रेम को डिफाइन करता है। इनर्शियल फ्रेम को क्यों डिफाइन करेगा? क्योंकि जब इनर्शिया के अपन लोग बात करते हैं तो यही ना बोलते हैं कि कोई फोर्स नहीं होगा तो ये ऐसा है। तो अगर कोई फोर्स नहीं है, अगर कोई फोर्स नहीं है तो आप कहोगे फिर जो आपका रेफरेंस फ्रेम है वो कैसा होगा? आप कहोगे इनर्शियल फ्रेम होगा ना ये। अरे आपको सिखाया था मैंने, दो तरीके के फ्रेम होते हैं ना, एक इनर्शियल फ्रेम और दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम। करेक्ट है बेटा? Yes, sir. तो अगर कोई फोर्स नहीं है, ठीक है, अगर कोई फोर्स नहीं है तो जो फ्रेम होगा आइदर वो रेस्ट में हो सकता है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में हो सकता है। तो फिर किसकी ये बात करता है? लॉ ऑफ इनर्शिया ये बात करता है रेफरेंस फ्रेम की, और वो भी इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम की। करेक्ट है? Yes, sir. सेकेंड लॉ क्या होता है? बोलो भाई। द रेट ऑफ चेंज ऑफ linear momentum is force। ठीक है ना? मतलब फोर्स क्या होता है? तो ये dp डिवाइडेड बाय dt होता है। यहाँ पे p क्या है? तो आप कहोगे मोमेंटम है। बात करेक्ट है क्या बेटा? p मतलब mv, ठीक है ना? यही आपका मोमेंटम हुआ, और इस मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज क्या होता है? ये फोर्स होता है। ठीक, हाँ सर। नोट करिए जल्दी जल्दी। हाँ सर, हो गया। ठीक है बेटा? और इसके बाद जरा देखो थर्ड लॉ क्या होता है? एक्शन रिएक्शन लॉ। बोलो क्या होता है ये? For every Every action, action there there is is an equal equal and opposite opposite and instant. reaction. ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ये आपका रहेगा फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, अब जरा देखो एक्शन और रिएक्शन, इसमें दो फोर्स आते हैं, एक्शन और रिएक्शन, ये दोनों डिफरेंट बॉडी पे लगते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज अकर इन पेयर, पहले तो यही होता है, ऑलवेज अकर इन पेयर। मतलब अगर एक्शन है कहीं पे तो रिएक्शन होगा ही होगा। ठीक है, इट ऑलवेज एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, है ना? मतलब एक ही बॉडी पे नहीं लगेगा, ये दो डिफरेंट बॉडी पे लगेगा। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि एक ब्लॉक पे, एक ब्लॉक को टेबल पे रख दिया आपने, ये ब्लॉक है और ये सपोज टेबल है, ठीक ना? तो अब इसमें अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन एक मतलब नॉर्मल रिएक्शन एक फोर्स कहूं जो कि ब्लॉक पे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन एक फोर्स मैं कह रहा हूं जो कि ब्लॉक पे लग रहा है, मैं अगर इसको एक्शन बोल रहा हूं तो रिएक्शन कौन सा है बेटा, जानते हो क्या? टेबल का जो टेबल पे जो नॉर्मल लग लगेगा। रहा है। हाँ, जो टेबल पे नॉर्मल रिएक्शन आएगा इसको बोलेंगे रिएक्शन। ठीक है, mg तो नहीं ना? n is equal to mg because of that. नहीं, n इक्वल टू mg होगा, वो तो करेक्ट बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं n को एक्शन बोल रहा हूँ तो रिएक्शन mg है या फिर ये वाला रिएक्शन है, मतलब n है जो कि टेबल पे। in reaction. हाँ, ये यही वाला है, ये टेबल पे जो रिएक्शन लग रहा है यही आपका रिएक्शन है, मतलब ये जो फोर्स लग रहा है वही रिएक्शन है। दो डिफरेंट बॉडी पे लगेंगे, ऑलवेज पेयर में होंगे, डायरेक्शन इनकी अपोजिट होगी। करेक्ट है? अच्छा एक और चीज बताओ जरा, ब्लॉक पे mg लगता है ना, ब्लॉक पे तो mg लगेगा, तो अगर मैं उसको एक्शन बोल रहा हूँ तो उसका रिएक्शन कहाँ है? क्योंकि अपन लोगों को ये पता है कि हर एक्शन का रिएक्शन होगा जरूर।
मुझे लगता है mg का रिएक्शन वो नॉर्मल फोर्स है जो ब्लॉक पर लग रहा है। कितने लोग सही मतलब इनसे सहमत हैं बता सकते हैं? बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड एकदम नहीं है, लेकिन बस सोचना आपको बताना है। मैंने ये कहा ब्लॉक पे mg लग रहा है ना, डाउनवर्ड लग रहा होगा। तो अगर मैं उसको एक्शन बोल रहा हूँ तो रिएक्शन उसका किधर है? ऊपर। किधर, कहाँ पे लग रहा है? सर उसका नॉर्मल ब्लॉक वाला नॉर्मल। तो मतलब एक ही बॉडी पे दोनों फोर्स आप लगा दोगे क्या? जबकि यहाँ पे देखो एकदम लिखा है कि 2 डिफरेंट बॉडी पे ही लगेंगे। अच्छा ठीक है, चलो आप एक चीज बताओ। हाँ प्रीतिका बोल लो पहले, क्या कह रही हो? सर नहीं, मैं ही बोल रही थी वो टेबल पर फिर उसका रिएक्शन होगा। नहीं, कोई बता सकता है? अच्छा एनम जरा आप बताओगे, देखा जाए सबका नॉलेज थोड़ा थोड़ा कि क्या आपने पढ़ा। एनम आप बताओ, mg अगर एक्शन है तो इसका रिएक्शन किधर है? नहीं पता। आदिश्री? सर N1 मतलब जो नहीं ब्लॉक पे जो गलत 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 गलत, रॉन्ग रॉन्ग। अच्छा संजना त्रिपाठी फटाफट बताइए। पता नहीं सर। नहीं पता। अच्छा सुधा? डोंट नो सर। अच्छा वर्तिका? सर अगर mg ब्लॉक का डाउनवर्ड लग रहा है तो सर इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन एक्शन पेयर होता है। सर टेबल का भी डाउनवर्ड ही लगेगा, ऑपोजिट तो लगेगा नहीं, mg कभी भी ऊपर की तरफ तो लगता नहीं है। सर नहीं, इसमें क्या ये सारी थ्योरीज गलत हैं। ठीक है, और कौन बता सकता है? अदिति बताओगे आप? सर नहीं पता। ओम? ओम बताओ बेटा, बता सकते हो? mg एक्शन है, इसका रिएक्शन किधर है? यार तुम लोग पास आउट हो ना, बताओ। अच्छा मेरे को एक सिंपल सी बात बता दो, mg लगाता अपवर्ड कौन? होगा क्या? अरे अपवर्ड तो ठीक है, लेकिन किस पे लगेगा? ब्लॉक पे। गलत है, टेबल पे। गलत है। टेबल अच्छा फिर पर। सुनो 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 सुनो, एक मिनट सुन लो। mg लगाता कौन है? ब्लॉक। mg ब्लॉक लगाएगा कि अर्थ लगाएगा? अच्छा अर्थ ब्लॉक पे लगाएगा। तो बेसिकली अगर ऐसे आप अब समझो कि ये mg अगर एक्शन ये हुआ तो अर्थ के सेंटर पे mg अपवर्ड होगा जो कि रिएक्शन होगा। ये बात समझ आई आपको? हाँ सर। अरे ये ऑलवेज अकर इन पेयर, करेक्ट बात है। कौन लगाएगा mg? तो आप कहोगे अर्थ लगाएगा ब्लॉक पे, ठीक है ना? तो फिर इसका रिएक्शन किधर है? अर्थ पे, अर्थ के सेंटर पे किधर लगेगा? टुवर्ड्स द ब्लॉक। कितने का? mg का, सेम मैग्नीट्यूड का, करेक्ट। फिर तो अगर मैं ऐसा कह दूं कि एक मैन है ना, जो कि जंप कर गया एयर में अभी, है ना, मान लो किसी हाई राइज बिल्डिंग से ये जंप कर गया, ठीक है, अभी एयर में है, mg लगा, तो आपके अकॉर्डिंग अगर नॉर्मल रिएक्शन ही बताना होता फिर तो अकेला mg हो गया, अब इसका कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। बताओ, अगर ये एक्शन है तो रिएक्शन किधर है? फिर अपन लोग बोलेंगे कि नहीं ये तो अर्थ है, अर्थ के सेंटर पे mg जो आएगा ये रिएक्शन होगा। करेक्ट है बेटा? यस सर। तो एक्शन रिएक्शन पेयर समझ गए आप लोग? ठीक है, 2 डिफरेंट बॉडी पे लगता है, एकदम कंफर्म मानिए, 2 डिफरेंट बॉडी पे, डायरेक्शन अपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक। अब जो वाइडली अपन को पढ़ना है, जो कि ये पूरा चैप्टर ही उसी पे सिर्फ डिपेंड रहता है, न्यूटन सेकेंड लॉ। अब अपन लोग न्यूटन सेकेंड लॉ की बात करते हैं, ठीक है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ने ये बोला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल होगा? ये फोर्स के इक्वल होगा,
ठीक है। F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना भाई, क्योंकि इसने यही बोला था ना dy dt ऑफ p, और p क्या है तो आप कहोगे कि ये mv है, ठीक ना। अब मास तो किसी बॉडी का कांस्टेंट होगा या सिस्टम का कांस्टेंट होगा, उसे आप बाहर कर दो तो क्या बन जाएगा mdv डिवाइडेड बाय dt, कितना बन गया ये मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये तो हुआ कि कोई एक बॉडी है, अगर इस बॉडी पे, ठीक है, फोर्स F लग रहा है, ठीक, अपन लोग कहेंगे कि इस फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, और आप कहोगे F इक्वल टू ma। देखो यहाँ ग्राउंड नहीं है, अर्थ नहीं है, मैंने इसके लिए बनाया है, ध्यान रखना, ठीक है। जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, और आप बोलोगे F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। आप चाहो तो इसमें वेक्टर भी लगा लो, F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा, करेक्ट है। Yes, sir. अब जैसे मान लो कभी कभार ऐसा रहेगा कि जो फोर्स है उसके कंपोनेंट भी होंगे, मतलब जो भी फोर्स है इसके कंपोनेंट एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप होगा, ठीक है ना। तो अपन लोग कहेंगे फिर मेरा एक्सेलरेशन जो होगा वो आएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, ठीक है। आप इसे वेक्टर फॉर्म में भी सीधा सीधा लिख सकते हो, मतलब फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सीधा पूरा, मतलब एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। लेकिन अब जरा देखो, इसमें एक्स डायरेक्शन का फोर्स होगा तो एक्स डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन ये जनरेट करवाएगा। यहां से आपको मिल सकता है कि आपका एफ एक्स इक्वल टू एम ए एक्स होगा, करेक्ट है। एफ वाई इक्वल टू एम ए वाई होगा, और एफ जेड इक्वल टू एम ए जेड होगा, करेक्ट है बेटा। Yes, sir. अगर आप अलग अलग लिखना चाहते हो तो आप दूसरे तरफ के मोशन को ध्यान ही मत दो, एक्स डायरेक्शन का नेट फोर्स इक्वल टू एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन इनटू मास, ठीक है। वाई डायरेक्शन का फोर्स इक्वल टू वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन इनटू मास, जेड डायरेक्शन का फोर्स इक्वल टू जेड डायरेक्शन का एक्सेलरेशन इनटू मास। हाँ सो ठीक है। अब जरा देखो, इसमें जैसा मैंने बोला कि F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। मैंने ऐसा बोला कि जो F होगा इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होगा। अगर मान लो पहला केस इसमें ले लेता हूं मैं, F0 हो, मान लो F0 हो, अपन लोग बोलेंगे इसको ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बुलाते हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, मतलब बॉडी मूव नहीं करेगी, ठीक। तो अगर मान लो F0 हो गया, मैं कहूंगा F0 होने का मतलब मैं कह रहा हूं एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, है ना, ये 0 है, ठीक। ये दरअसल एफ एक्स यहाँ पे जो होगा ना, अगर मैं नेट लगा दूं तो मैं कहूंगा एफ एक्स नेट, एफ वाई नेट, एफ जेड नेट, ठीक है ना। तो एफ एक्स नेट क्या होगा, 0 होगा। ऐसा मैं कह सकता हूं कि पॉजिटिव एक्स में जितना फोर्स है उतना ही निगेटिव एक्स में फोर्स होगा। इतनी बात समझ आई बेटा। एफ एक्स नेट 0 दैट Yes, मीन्स sir. जितना पॉजिटिव एक्स में फोर्स होगा उतना ही निगेटिव एक्स में फोर्स होगा। एफ वाई नेट 0 कहने का क्या मतलब होता है, जितना पॉजिटिव वाई में फोर्स होगा इक्वल टू उतना ही निगेटिव वाई में फोर्स होगा, ठीक है ना। तो आप कहोगे नेट फोर्स 0 है। एफ जेड नेट 0 होने का क्या मतलब हुआ, जितना पॉजिटिव जेड में फोर्स होगा उतना ही नेगेटिव जेड में फोर्स होगा। क्लियर। Yes, sir. तो जरा इसको फटाफट लिखिए, और अब अपन लोग क्वेश्चन पे आते हैं जो फ्री बॉडी डायग्राम सीखा है उसका यूज करते हुए। Done, sir. हाँ सर लिख लिया। ठीक है, चलिए तो एकदम बेसिक से मैं स्टार्ट करता हूँ। समझिए, अगर किसी को कुछ भी नहीं आता होगा वो भी सीख सकता है यहाँ से एकदम कंफर्टेबली।
मान लीजिए एक ब्लॉक है, इसको टेबल पे अपन लोगों ने रखा, ब्लॉक का मास है 10 kg, आपको बताना है कि इसमें नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा। तो अपन लोग क्या बोलेंगे, इसका एफबीडी बना देते हैं जरा ब्लॉक का, ठीक है। तो एफबीडी बनाओगे, mg नीचे मतलब 10g डाउनवर्ड हुआ, नॉर्मल रिएक्शन किस तरफ हुआ, ऊपर की तरफ, कितना आ गया नॉर्मल रिएक्शन, अपन लोग बोलेंगे भाई ये तो रेस्ट में है, ठीक है ना, ये कैसा है, रेस्ट में है। और अगर रेस्ट में है क्योंकि रुका हुआ था, तो आप कहोगे जितना पॉजिटिव y का फोर्स है उतना निगेटिव y का फोर्स है, मतलब n की वैल्यू क्या आ गई, 10g, 100 न्यूटन, करेक्ट। Yes, sir. दो ब्लॉक ले लिया मैंने, एक 5 kg का है और दूसरा है 10 kg का, ठीक है। आप लोग नोट कर रहे हो ना, मतलब ऐसा तो नहीं कि रुकूं मैं। नहीं सर, Yes, sir. जल्दी चलो। कंटिन्यू करें क्योंकि हाँ। सिंपल क्वेश्चन है, तो कोई ऐसा नहीं है कि रुकने की रिक्वायरमेंट है। तो जैसे मान लो 5 kg, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन n1 कैलकुलेट करना है मेरे को और इस तरफ n2 कैलकुलेट करना है। मैं क्या करूँ, 5 kg वाले का एफबीडी बनाऊं, तो 5g डाउनवर्ड होगा, आप कहोगे नॉर्मल रिएक्शन n1 ऊपर की तरफ होगा। इक्विलिब्रियम है क्योंकि ब्लॉक रुका हुआ है, इक्विलिब्रियम है, तो अपन लोग बोलेंगे पॉजिटिव y का फोर्स इक्वल टू निगेटिव y का फोर्स, मतलब n1 इक्वल टू 5g, 50 न्यूटन, ठीक है। फिर 10 kg का एफबीडी बनाया जाए, तो n1 इस पे डाउनवर्ड है, n2 अपवर्ड है, ये सब सीखा अपन लोगों ने, और 10g डाउनवर्ड हुआ। अपन लोग कहेंगे जितना अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स होगा उतना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन का। अपवर्ड में n2 दिख रहा है, डाउनवर्ड में n1 प्लस 10g दिख रहा है, ठीक है ना। तो n1 की वैल्यू अपन लोग निकाल चुके हैं 50, और ये आपका 10g का मतलब क्या हुआ, 100 आ गया, 150 न्यूटन n2, करेक्ट। Yes, sir. ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके लिए दे दूं। टू kg, 4 kg एंड 6 kg, ये 3 ब्लॉक हैं। आपको n1 बताना है, आपको n2 बताना है और आपको n3 बताना है, ठीक है। और अभी मैं थोड़ा सा ये बोलूंगा कि जो लोग थोड़ा अभी सीखना स्टार्ट किए हैं वो लोग जल्दी नहीं मचाएंगे, एकदम कंफर्टेबली आराम से करिए आप, ठीक है। एकदम आप जल्दी नहीं मचाइए, कंफर्टेबली एकदम आराम से करिए। सो क्या n1 20 न्यूटन है? करेक्ट है। सर n2 60, करेक्ट है। सर n3 120, वेरी गुड, करेक्ट है ये भी। n1 की वैल्यू सभी का आया होगा शायद 20 न्यूटन, है ना। n2 की वैल्यू आई होगी 60 न्यूटन और n3 की वैल्यू आई होगी 120 न्यूटन। अगर किसी को कंफ्यूजन है वो बताए, मैं एक्सप्लेन कर दूं, मतलब बना दूं। सर आप n2 का कीजिए ना, मुझे 40 माइनस 20 आ रहा है। देखिए यही तो प्रॉब्लम है कि एफबीडी, इसीलिए मैंने सिखाया था कि अच्छे से सीखो एकदम प्रॉपरली। 4 kg है, n1 डाउनवर्ड दिखाएंगे अपन लोग, n2 अपवर्ड दिखाएंगे अपन लोग, एंड 4g डाउनवर्ड दिखाएंगे, करेक्ट है क्या। इसमें मास मत ऐड कर देना, ये 2 और 6 वाला, 2 और 4 वाला, ठीक है। जिस बॉडी का एफबीडी बना रहे हैं सिर्फ उसी का ही आप वेट लीजिए, तो 4g हुआ। अभी जरा देखो मिस्टेक मिल गया मैंने। n1, हाँ ठीक है, ऐसे लिखिए। n1 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 20, ये 40 हुआ, इक्वल टू n2 हुआ, n2 की वैल्यू आपके पास आ गई 60 न्यूटन का, ठीक है। और अगर किसी को एक्सप्लेन करवाना हो कोई डायग्राम, जल्दी से बताएं, एक्सप्लेन कर दूं। कर लिया है ना, मतलब ऐसा मत समझना कि आपको नहीं आ रहा है तो मतलब बहुत बड़ा आपने कोई गुनाह किया, अरे सीख सभी लोग रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल है, अलग बात है, लेकिन आपने नहीं पहले करा होगा तो प्रॉब्लम आएगी। जरूर बनाइए, इसीलिए मैं एकदम बिगनिंग से, एकदम पहला क्वेश्चन जो सबसे छोटा क्वेश्चन हो सकता है वहां से मैंने स्टार्ट किया है।
6 kg वाले का चलो मैं बना देता हूँ। 6 kg में आप कहोगे कि इस पे N2 डाउनवर्ड आएगा, N3 अपवर्ड आएगा और इसका वेट 6g डाउनवर्ड आएगा। तो डाउनवर्ड में दिख रहा है आपको N2 + 6g और अपवर्ड में दिख रहा है N3। तो N3 की वैल्यू N2 60 निकल चुका है और ये 6g दैट मीन 60 ये भी है, आपका 120 न्यूटन आ गया। करेक्ट, ठीक बात है। तो मान लीजिए एक ब्लॉक लिया आपने और इसको कॉर्नर में ऐसे करके लगा दिया, है ना। एक ब्लॉक लिया आपने, इसका मास है 10 kg का, ठीक है। इस पे आपने एक फोर्स लगा दिया इस तरफ से N1, और मतलब N1 का मतलब F1 मैं लिख दे रहा हूँ, F1 जिसकी वैल्यू है 100 न्यूटन, और एक इस तरफ आपने फोर्स लगा दिया अपने से, ठीक है ना, F2, और F2 की वैल्यू मान लीजिए है 50 न्यूटन। अपन को देखिए नॉर्मल रिएक्शन एक यहाँ मिलेगा और एक यहाँ मिलेगा, इस N1 और N2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक ना। तो क्या करिए आप, सबसे पहले FBD 10 kg का जो वेट होगा 10g डाउनवर्ड हो गया, N1 ये ऊपर की तरफ आया, इस तरफ से N2 आया, जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था उसको भी लगा दीजिए, ठीक। ये हुआ आपका F2, ये 50 न्यूटन। अभी ये अपन को दिख रहा है कि इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है ये, ठीक है ना। तो जब रेस्ट में होता है अपन लोग बोलते हैं पॉजिटिव x का फोर्स इक्वल टू नेगेटिव x का फोर्स, पॉजिटिव y का फोर्स इक्वल टू नेगेटिव y का फोर्स। तो जरा देखो पॉजिटिव x का फोर्स कौन कौन सा और नेगेटिव का, तो पॉजिटिव में N2 दिख रहा है आपको और नेगेटिव x में दिख रहा है आपको 100, तो N2 इक्वल टू 100, करेक्ट है ना, ये आपका आंसर आ गया, ठीक। वर्टिकल डायरेक्शन में देखो तो इसमें आपको दिखेगा F2 + 100, वही मतलब 10g इक्वल टू N1। F2 की वैल्यू 50 + 100 इक्वल टू N1। N1 क्या आ गया 150, करेक्ट है ना। किसी को कंफ्यूजन है बताए वो। श्योर नहीं है? हाँ समझ आ गया। ठीक है, फिर से एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। एक कोई स्फीयर है और इसको आपने कॉर्नर में प्रेस कर दिया, लेकिन जो प्रेसिंग फोर्स है इसकी वैल्यू है 100 न्यूटन, एंगल बता दिया गया 37 डिग्री का। इस स्फीयर का मास है 10 kg। अपन को बताना है कि यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन N1 और यहाँ से N2 आएगा तो इसकी क्या वैल्यू होगी। N1 एंड N2 की वैल्यू क्या है अपन को कैलकुलेट करना है। सर N2 की वैल्यू 80 है क्या? N2 की वैल्यू 80 आएगी, करेक्ट है। और कोई आंसर? So N1 160. वेरी गुड। N1 160। 160 और N2 की वैल्यू 80 है। देखिए FBD जब बनाने जाइएगा तो जैसा मैंने दिखाया इस तरफ आपका F है, एंगल है 37 डिग्री का। अपन लोग कहेंगे इस F के कंपोनेंट होंगे, इस तरफ आएगा F cos 37 और वर्टिकल में आएगा इसके दो कंपोनेंट, एक वर्टिकल में F sin 37। तो F cos 37 मतलब आपका 100 और cos 37 आप जानते हैं ये 4/5 होता है, 80 न्यूटन आ गया। और अगर आप इसको कैलकुलेट करने जाएंगे तो 100 इंटू साइन 37 जो होता है 3/5 होता है, आप रखिए तो ये आ जाएगा 60 न्यूटन, ठीक है। देन इसका वेट देखिए, ये डाउनवर्ड होगा कितना 10g का, नॉर्मल रिएक्शन ये अपवर्ड होगा N1 और N2 जो होगा ये आपका हॉरिजॉन्टल होगा। तो आप जरा अब फोर्स बैलेंस कराते हैं। हॉरिजॉन्टल का फोर्स जितना लेफ्ट में उतना राइट में, मतलब N2 की वैल्यू आप कहोगे ये 80 न्यूटन हो जाएगी,
पहला आपका आंसर आ गया, ठीक है। और देन वर्टिकल डायरेक्शन में देखो तो अपन लोग बोलेंगे ये 60 न्यूटन और 10 G डाउनवर्ड है, N1 ऊपर की तरफ आपका, तो 60 प्लस 10 G दैट मीन्स 100 इक्वल टू N1 आएगा। N1 की वैल्यू कितनी आ गई? 160 न्यूटन। करेक्ट है। कोई कंफ्यूजन नहीं ना बेटा किसी को? No, sir. बनाइए जरा इसको। जैसे हो जाएगा मेरे को इन्फॉर्म करिएगा, हो गया हो तो। Done, sir. अच्छा, इसके बाद मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन में लूं कुछ इस तरीके से। वर्टिकल लाइन है ये और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या मतलब सरफेस है, ऐसा कह सकते हो, वॉल है। इसमें एक स्फीयर अपना है इस तरीके से, ठीक है। एंगल ये गिवन है आपको 37 डिग्री का। स्फीयर का जो मास है ये गिवन है 10 kg। देखिए एक नॉर्मल रिएक्शन इधर आएगा और एक नॉर्मल रिएक्शन इधर आएगा। अपन को N1 फाइंड आउट करना है और N2 फाइंड आउट करना है, ये दोनों ही वैल्यू आपको बतानी है। देखिए कितना आएगा। अच्छा हाँ, एक और चीज था, ये बताओ, ये दरअसल क्लास तो मान लो आपका 10:30 पे ओवर हो गया, ठीक है। इसके बाद डाउट भी फिजिक्स का ही है। तो बीच में आपको गैप चाहिए, रेस्ट चाहिए, या फिर कंटिन्यू करते चलें? तो आप Sir, डाउट्स Sir, आप doubts लो। डाउट इसके बाद हो जाएगा, मतलब अगर आप चाहोगे तो मतलब बीच में ब्रेक दे देंगे, और अगर चाहोगे ऐसा कि कंटिन्यू ही रहे तो ठीक है। सर मेरा सिर्फ एक डाउट है तो मैं वो पूछ लूंगी। अच्छा ठीक है। सर तो आप क्लास के बाद लोगे डाउट्स। हाँ क्लास के बाद ही, अभी मैं ओवर नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, थोड़ा सा और अपन लोग इस जरा ये कम से कम ये वाला टॉपिक ओवर कर लेते हैं। इसमें जो जितने आपको क्वेश्चन कराने हैं ना वो करा दें उसके बाद, ठीक है। इक्विलिब्रियम वाले। चलिए N1 बताइए, निकाल चुके हो तो। सर N1 500/3 है क्या? 500 डिवाइडेड बाई 3, चलिए देखते हैं। और किसी का आंसर आया हो तो बताए वो। Sir, N1 125 आ रहा है। N1 125 आ रहा है, अच्छा ठीक है। सर N1 60। अरे कितने आंसर तुम लोग बताओगे? एक और बता दो फिर 4 ऑप्शन वाला एक क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा। और ऑप्शन का एक क्वेश्चन आ जाएगा, फिर एक आंसर और बता दो, किसी का डिफरेंट आ रहा हो तो। Sir, N2 75 है क्या? N2 75 है, अच्छा पता नहीं, देखता हूँ। आप लोग बताओ अपने आंसर पहले तो। और कोई बताना चाहता है? सर N2 80। 80? हाँ। अच्छा ठीक,
यस सर, N2 मेरा भी 80 आया। 80 आया। N1 पे पहले जरा क्लियर करो, N1 कितना है? करेक्ट है ये इसमें से कोई भी, या करेक्ट नहीं है कोई भी? मैं करूं? हाँ सर। हाँ सर। बगैर N1 के N2 तो आएगा नहीं, मतलब N2 निकालने के लिए N1 आपका आना चाहिए, तभी N2 आएगा। अगर आप N2 बता रहे हो इसका मतलब N1 निकाल चुके हो, तो N1 को वेरीफाई तो करवा दो कि कौन सा आंसर है N1। नहीं, चलो ठीक है, मैं बनाता हूँ। देखिए, वर्टिकल लाइन हुई, ये हॉरिजॉन्टल मतलब ये वाली लाइन बनी, कुछ ये हुआ स्फीयर, एंगल जो था ये 37 का था, ठीक है। अपन लोग बोलेंगे वेट डाउनवर्ड होता है 100, मतलब 10G का, ठीक है, 10G ही है ना, हाँ 10 kg 10G। फिर क्या करिए, यहाँ से आप नॉर्मल रिएक्शन बनाइए, ये इसको कहा अपन लोगों ने N1, ठीक है। मैंने इसमें बोला था कुछ ऐसे जरूर कर लेना तुम, ठीक ना। जरा देखो इसमें क्या हुआ, तो जब हॉरिजॉन्टल मतलब ये वर्टिकल मैंने लाइन बनाई तो ये 37 है, तो इधर वाला 37 आ जाएगा, ये दिख रहा आपको? हाँ सर। भाई इस तरफ ये 53 आएगा, तो ये वापस 37 आ जाएगा, ठीक है। और इधर तो चलो N2 है। इस N1 के दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकली अपवर्ड, जरा देखो थीटा के पास वाला है ना, तो आप कहोगे N1 का cos 37 बनेगा ये, और एक इस तरफ बनेगा N1 का कंपोनेंट जो आएगा N1 का sin 37। ये करेक्ट है? हाँ सर। हाँ सर। देन हॉरिजॉन्टल में देखो, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ, तो N2 इक्वल टू आपको दिखेगा N1 sin 37, ठीक है। ये हाँ। हॉरिजॉन्टल में हुआ। वर्टिकल में देखो तो वर्टिकल में एक 10G दिख रहा और एक दिख रहा आपका N1 cos 37, तो N1 cos 37 ऊपर की तरफ है और 10G डाउनवर्ड है, ठीक। तो N1 और जरा cos 37 की वैल्यू देखो, ये 4/5 और ये हुआ 100, तो N1 जो बना ये हुआ 500 डिवाइडेड बाई 4, दैट मीन्स 125 न्यूटन, चलेगा, ठीक है। हाँ सर। और N2 अब कैलकुलेट कर लो, वैल्यू रख के, N2 इक्वल टू N1, N1 है 125 और ये 3/5, तो 75 न्यूटन, ठीक है। तो इसमें कोई आंसर, हाँ ये आंसर करेक्ट है। कोई कंफ्यूजन नहीं ना किसी को भी? अगर है पूछ लीजिए आप, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो अपन लोग बड़े लंबे रास्ते पे निकलना है। तो आप एक बार 37 का ट्रायंगल बना सकते हैं। अरे बेटा देखो ना इस, अच्छा ट्रायंगल में आप लोग ज्यादा ही परेशान रहते हो। देखो कुछ तो ऐसा मैंने है सब करेक्ट किया, बस साइन और कॉस का वैल्यू गलत लिखा। देखो क्या है ना, जहाँ पे टच किया है, जैसे यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन यहाँ बना दिया करो, ठीक है ना, जैसा मैंने ये बनाया था, ठीक है। जैसे वर्टिकल लाइन बनाओगे फिर इधर जो साइन थीटा कॉस थीटा निकालते हैं 37 53 ट्रायंगल बनाते हैं। अच्छा सुनो 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 सुनो, अब तुम उतने लंबे रास्ते पे कभी मत निकला करो, ठीक है। ये जैसे ही तुम्हें पता चल गया ये 37, ठीक है ना, ये क्लियर हुआ ना, ये 37 है। हाँ। थीटा के पास वाला जो कंपोनेंट होगा, मतलब ये अपवर्ड जाएगा और ये कॉस लिखा जाएगा। 37 इसी के पास है ना, तो ये कॉस कंपोनेंट होगा, और जिसके पास थीटा नहीं है वो साइन कंपोनेंट होगा। अब ऐसे इसे याद रखना, मतलब देखो ये है क्या, तो वो पुराना प्रोसीजर जैसे अपन लोग निकालते थे निकालेंगे वैसे ही, लेकिन अब क्या हर बार अपन लोग ट्रायंगल नहीं बनाने जाएंगे? तो नहीं बनाने जाएंगे। हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे जिसके पास थीटा है वो कॉस कंपोनेंट होता है, और जिसके पास थीटा नहीं है, भाई इसके पास थीटा नहीं दिख रहा है ना, तो ये लेकिन कौन सा कंपोनेंट होगा, साइन कंपोनेंट, सिंपल। तो मैं वो नहीं पूछ रही, जब हम साइन 37 और कॉस 37 का वैल्यू निकालते हैं ना 3/5 4/5। अच्छा वो, हाँ वो ट्रायंगल। नहीं इसका मतलब प्रैक्टिस अच्छे से चल नहीं रही है। नहीं मैं मतलब 37 के लिए 3 के ऑपोजिट, मतलब 37 के ऑपोजिट 3 होता है ना।
मतलब मैं तो ये कहूंगा कि अभी इतना अपन लोग क्वेश्चन करें ना, मैं तो मतलब आप समझो बहुत सारे क्वेश्चन 37 53 पे लेता हूँ जानबूझ के, ताकि वैल्यू आपको याद हो जाए। तो अब जरा देखो यहाँ लिखो, बनाओ, यहाँ पे देखो साइन 37 क्या है 3/5, कॉस 37 क्या है 4/5। ये जब 37 होगा तो ये 3 होगा, ऐसे ही आप याद रख लो। हाँ मैं यहाँ 3 आता है, 37 तो ये 3। हाँ ठीक है, समझ, मिस्टेक मिल गया मेरा। आप लोगों ने शायद नोट कर लिया है क्वेश्चन को, हाँ मतलब सर। सॉल्यूशन को, आंसर भी आ ही गया है सभी का। चलिए और भी क्वेश्चन लेता हूं मैं तो, और क्वेश्चन ये है स्ट्रिंग वाला, कुछ क्वेश्चन लो स्ट्रिंग वाले में। चलिए एक सिंपल सा ही क्वेश्चन आपके लिए, फटाफट आप लोग जरा T1 T2 की वैल्यू बता दीजिए। ये आपका 5 kg का ब्लॉक और ये है 10 kg का ब्लॉक। इसमें टेंशन T1 है और इसमें टेंशन T2 है। जरा T1 T2 आप खुद निकालिए, हम तो बता चुके हैं आप लोगों को, FBD ही बनानी है और T1 T2 की वैल्यू सॉल्व करनी है। इक्विलिब्रियम है क्योंकि ये रेस्ट में है सारा सिस्टम। तो जरा T1 T2 आप निकाल के बताइए क्या आएगा। सर T2 100 है क्या? करेक्ट है, T2 100 है। और T1 150? करेक्ट है। आंसर तो ठीक है, हाँ। बाकी प्रोसीजर आपने क्या डायरेक्ट मारा है तो भी चलेगा अगर समझ में लेकिन आ रहा है तो, है ना। बाकी जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं एक एक करके बनाइए, आराम से बना के, कोई गलती नहीं करिए। हाँ सर दोनों आ गए। आगे सभी लोग है ना, मतलब देखिए क्वेश्चन अभी इसके बाद तुरंत बड़े मतलब इससे टफ की तरफ जाएगा। अच्छे से सभी को आ रहा है तभी बोलिएगा, नहीं तो कहिएगा तो मैं बना दूंगा, है ना। चलिए मैं बना देता हूँ, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा टफनेस लेवल बढ़ेगा हल्का हल्का। ये 10G हुआ, ऊपर की तरफ T2 हुआ, है ना। तो क्योंकि अपन लोग कहेंगे कि दो ही फोर्स हैं, इक्विलिब्रियम है, तो T2 इक्वल टू 10G आ गया। ठीक है, फिर आपका ये वाला, तो इसका FBD बनाइए। T1 ऊपर की तरफ, T2 नीचे की तरफ, और वेट इसका 5G, ये भी डाउनवर्ड। अपन लोग बोलेंगे T1 इक्वल टू T2 प्लस 5G होगा। T1 इक्वल टू T2 निकल चुका है 10G, और ये हुआ 5G। आपका कितना हुआ 15G, 15G दैट मीन्स 150 न्यूटन, और ये आपका 100 न्यूटन। ठीक है, देन ऐसे करके दो स्ट्रिंग लग गई। यहाँ एक मास हैंग करा दिया। ये एंगल फिर से 37 डिग्री का है। ये मास है 2 kg का। अपन को इसमें टेंशन चाहिए, अपन को इस वाले में टेंशन चाहिए, अपन को इस वाले में टेंशन चाहिए। ठीक है, T1 T2 T3 अपन को कैलकुलेट करना पड़ा। ठीक, तो सबसे पहले तो T3 कैलकुलेट होगा, आपको जैसा दिख रहा है। हाँ, 2 kg का FBD बना दीजिए। 2G डाउनवर्ड होगा, T3 किधर होगा, ऊपर की तरफ। T3 की वैल्यू आ गई आपकी 2G, दैट मीन्स 20 न्यूटन। करेक्ट ना। फिर जरा देखो, अब यहाँ से दो स्ट्रिंग हो गई, यहाँ कोई मास नहीं है, तो मैं कहूंगा कोई बात नहीं, मास नहीं है तो उस पॉइंट का ये FBD बनाऊंगा मैं। ठीक ना। उसमें देखो पॉइंट में T2 इस तरफ आएगा आपका, T3 जरा देखिए ये डाउनवर्ड आएगा, और T1 जो होगा वो इस तरफ हो गया। एंगल क्या है आपका 37 डिग्री का। अपन लोग बोलेंगे इसके दो कंपोनेंट हैं, एक इस तरफ T1 का cos 37। ये समझ आया ना, मतलब बहुत सिंपल है। जिसकी तरफ थीटा है वो क्या होगा, cos कंपोनेंट, और जिसकी तरफ थीटा नहीं है वो साइन कंपोनेंट। तो जरा देखो, क्योंकि ये भी इक्विलिब्रियम में है, तो दिस फोर्स इक्वल टू दिस फोर्स,
T1 cos 37 की वैल्यू कितने के इक्वल हो गए? T3 के। ठीक, तो T1 cos T1 37 100/3 है क्या? अब देख लीजिए, तो ये हुआ 20। ठीक है, T1 आ गया अपन के पास नहीं 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 100/4 हुआ, 100/4 25। 25 न्यूटन। ठीक है, अच्छा ये तो हुआ आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का। वर्टिकल डायरेक्शन कौन सा लिखा था अपन ने? वर्टिकल डायरेक्शन का लिखा था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का लिखिए। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या लिखोगे? T2 इक्वल टू T1 का साइन 37। T1 निकल चुका है 25 और साइन 37 आप जानते हैं ये 3/5 होता है। तो कितना बना ये? 5 × 3 तो 15 न्यूटन। क्या क्लियर आप लोगों को बेटा? बताओ भाई। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, नोट हो गया होगा। हाँ सर। एक क्वेश्चन है जिसमें कि एक वर्टिकल वॉल है, एक स्फीयर अपन लोगों ने यहाँ पे हैंग करा दिया ऐसा करके। ठीक है, इस स्फीयर का मास है मान लीजिए 10 kg का, और ये एंगल आपको गिवन है 37 डिग्री। ठीक, तो आपको बताना है कि इसमें स्ट्रिंग में टेंशन T क्या होगा और यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा। T एंड N कैलकुलेट करना अपन को। ठीक है, टेंशन 125 है और नॉर्मल 75। अच्छा ऐसा है, देखते हैं और कोई बताए। Yes, sir. Same answer. Tension 125, normal 75. ठीक है, देखते हैं। सभी के सेम आंसर आ रहे हैं, यही आंसर आ रहा है या किसी का डिफरेंट भी है? चलिए मैं बनाऊं। FBD बनाएंगे आप पहले स्फीयर का, इसमें 10G डाउनवर्ड होगा, फिर टेंशन बना दीजिए इस तरफ 37 डिग्री इस साइड से दिख रहा है, तो आप कहोगे अगर यहाँ मैं बनाऊं तो इधर भी 37 ही दिखेगा। ठीक है, अब इस T के दो कंपोनेंट है, एक इस तरफ जाएगा T cos 37 और एक इस तरफ आएगा जिसे आप T sin 37 बोलोगे। और क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन भी आने वाला है वॉल की तरफ से, तो नॉर्मल रिएक्शन आ गया। ठीक, तो वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा T cos 37 इक्वल टू 100 मतलब 10G। वैल्यू रखिए, ये 4/5
इक्वल टू 100 हुआ। टी की वैल्यू 500 डिवाइडेड बाई 4, 125 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिए, n इक्वल टू अपन को t sin 37 दिख रहा है। t की वैल्यू रखिए, t की वैल्यू 125, sin 37 है आपका 3/5, तो कितना बना गया 75 न्यूटन। ठीक है, 25 इंटू 3 75। आई होप आप लोगों को सब समझ आया है। एक छोटा सा क्वेश्चन और, जिसमें कि अभी मैसिव अपन लोग स्ट्रिंग लेंगे, एक ऐसे स्ट्रिंग जिसमें मास होगा। ठीक है, हैवी रोप भी बुलाते हैं इसको। मान लीजिए कोई रोप है, यूनिफॉर्म है, इसमें एक मास आपने अटैच कर दिया। इस मास की वैल्यू है मान लीजिए 10 kg। जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ है 2 मीटर का। तो अपन को कुछ 3 पॉइंट यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। यहाँ का टेंशन T1 बताना है, यहाँ का टेंशन T2 और यहाँ का टेंशन T3। ठीक है ना। देखिए ये मिड पॉइंट है, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है ना, ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है। अपन को इन तीनों पॉइंट का टेंशन बताना है। इस स्ट्रिंग का जो मास गिवन है, मास ऑफ स्ट्रिंग, ये सपोज 20 kg है। ठीक, तो जरा देखो T1 कैसे निकलेगा। अपन लोग ये बोलेंगे कि इस वाले टेंशन ने इस मास को हैंग कर रखा होगा। मतलब अगर ब्लॉक का FBD बनाओ तो उस पर T1 ऊपर की तरफ दिखेगा। ये हुआ 10G। ये बेटा समझ आया आपको? तो T1 की वैल्यू 10G, दैट मीन्स 100 न्यूटन आ गया। करेक्ट। जब आप T2 निकालने जाओगे, अपन लोग बोलेंगे इसका FBD बना लेते हैं। ठीक है, तो आप उसको एक ब्लॉक की तरीके से बना दो। जो ये पोर्शन है ना, इतना वाला, इतना पोर्शन, ये पूरा पोर्शन एक ब्लॉक की तरीके से आप बना दीजिए। एक ब्लॉक है ये। इस ब्लॉक में T2 ऊपर की तरफ होगा, T1 डाउनवर्ड होगा, और जो भी इसका मास होगा, है ना, अब भाई 2 मीटर का है, 20 kg का अगर है, तो 1 मीटर का मास कितना होगा? अपन लोग कहेंगे 10 kg। करेक्ट ना, कोई कंफ्यूजन नहीं बेटा? 10 kg, और 10 kg का वेट 10G होगा। ये समझ आया आपको? ठीक है ना। ये स्ट्रिंग ही है, लेकिन अपन लोगों ने इसे एक ब्लॉक की तरीके से बना दिया है। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। T1 इसमें डाउनवर्ड लगेगा, T2 इसमें अपवर्ड लगेगा, और इसका जो भी वेट होगा, स्ट्रिंग का वेट 10G डाउनवर्ड। तो अभी आप क्या लिखोगे? T2 इक्वल टू T1 प्लस 10G। T1 अपन का आ चुका है, ये 100 न्यूटन था, प्लस ये भी 100 न्यूटन आया, कितना हो गया? 200 न्यूटन। कोई कंफ्यूजन किसी को? तो हम ब्लॉक का वेट क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं T2 के लिए? ब्लॉक का हम तो स्ट्रिंग का FBD बना रहे हैं ना। हाँ, पर स्ट्रिंग के बॉटम हाफ में ब्लॉक भी तो है ना। तो उसका जो भी टेंशन था वो तो अप्लाई कर ही दिया ना मैंने। अच्छा, ओके, ठीक है। ठीक है। और वैसे आप एक चीज देखो कि आप किसका FBD बना रहे हो? हाँ, बस वो स्मॉल पीस का। स्ट्रिंग का। तो जब स्मॉल पीस स्ट्रिंग का आप बना रहे हो, तो आप स्ट्रिंग का ही वेट लिखोगे ना, मास उसी का यूज करोगे ना। हाँ ठीक है। अब हाँ। उस पे जो और फोर्सेस लग रहे हैं, फोर्सेस का रिप्रेजेंटेशन अपन करेंगे। तो जो अपर हाफ है, अगर आप उसका FBD बनाओ, है ना, ये स्ट्रिंग 10 kg, लोअर हाफ है, ऐसा मैं लिख देता हूँ, लोअर हाफ है ये। अगर आप अपर हाफ का बनाओगे तो आप कहोगे इसमें T3 ऊपर की तरफ है, इसमें T2 डाउनवर्ड है, और इसका जो भी वेट होगा, ये भी तो 10 किलोग्राम ही होगा, तो 10G डाउनवर्ड आएगा। ठीक है ना। स्ट्रिंग है ये, 10 kg का है, और ये आपका अपर हाफ हुआ। ठीक, तो अब देखिए। बोलो। स्ट्रिंग का मास 20 kg होगा ना? अरे नहीं बेटा, क्यों 20 kg, जब मैं सिर्फ अपर हाफ का बना रहा हूँ तो। अच्छा, हाँ, सिर्फ अपर। करेक्ट ना, सिर्फ अपर हाफ का बना रहा हूँ। ध्यान से देखो, अपर हाफ आप एक साथ भी ले सकते थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चलिए मैंने अपर हाफ का सिर्फ लिया है। तो 10 kg मतलब 10G, T2 और T3 ये फोर्सेज हो गए। T3 इक्वल टू आप लिखोगे T2 प्लस 10G।
T2 की वैल्यू कितना है 200 और 10G दैट मीन्स 100, क्या आ गया अपन के पास 300 न्यूटन, ये आ गया T3। सर क्या करेक्ट। एक एफपीटी बना सकते हैं लाइक किसका? जिसमें पूरा लोअर स्ट्रिंग? हाँ ठीक है, देख लो जब आप कंप्लीट बनाओगे, ठीक ना, ये कंप्लीट स्ट्रिंग है। ऊपर की तरफ आपको T3 दिखाना पड़ेगा, और जरा देखो कंप्लीट जब ले रहे हो ना तो यहाँ T1 है नीचे, बनाओ T1 फिर, ठीक है। अभी इसका वेट अब कितना हो जाएगा 20 और इंटू G, करेक्ट। तो अपन के पास अब दिखेगा, इसको मैं अलग इधर बना देता हूँ, T3 इक्वल टू T1 प्लस 20G, ठीक है। T1 की वैल्यू कितनी 100 प्लस 20G दैट मीन्स 200 इक्वल टू 300। और सर आपने पहले बोला था कि एक स्ट्रिंग पर एक ही टेंशन होगा। अरे फिर ध्यान से नहीं सुना तुमने, मैंने बोला था मैसिव नहीं होगा, जब मासलेस जब होगा तब ओह एक हाँ स्ट्रिंग में एक ही टेंशन होगा। यहाँ पे तो इसमें मास ऑफ स्ट्रिंग गिवन है ना, तो ये मैसिव है, हाँ फिर तो नहीं होगा। हाँ सर याद आ गया। तो आप लोगों ने नोट कर लिया है? यस सर। हाँ सर। तो अभी के लिए बस इतना रहने देते हैं, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन हो गए, अभी और भी आपको जो बुकलेट देंगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप करिएगा, उसमें आप एफबीडी के क्वेश्चन और इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको सिर्फ करने हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ में F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये नेक्स्ट क्लास में अपन लोग कवर करेंगे, ठीक है। Yes, sir. हाँ सर। चलिए फिर ठीक है। तो और क्या आप मेरा डाउट कर सकते हैं? हाँ, डाउट तो सभी के मैं बताऊंगा, और मैं कंटिन्यूअस ही बैठा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि ब्रेक दूंगा मैं, है ना। हाँ आप डाउट पूछिए, और डाउट पूछ के आपकी मर्जी हो तो आप रुकेंगे, और आपकी मर्जी नहीं होगी तो आप नहीं रुकेंगे, आपकी जैसी मर्जी, ठीक है। चलिए फिर ठीक है, थैंक यू। अब एक्सक्यूज मी डाउट? सर, हाँ बेटा। सर आप मुझे पहले के नोट्स फॉरवर्ड कर दो। कौन बोल रहा है? सर वर्तिका वर्तिका? से आपने कहा था आप कर दोगे। अच्छा वो नोट्स, हाँ तो मांग लेना ना, दे दूंगा मैं, ठीक है। ओके सर। चलिए आप डाउट पूछिए, किसका सर है? मैंने पिक्चर भेजा था। अच्छा ठीक है। देखो क्या है कि 2 towns A and B connected by a regular bus service with a bus leaving in either direction every t minute, मतलब हर t मिनट पे दोनों ही तरफ बस निकलती हैं। मतलब यहाँ पे आपका सिटी ए है और इधर है कोई सिटी बी, बस इस साइड से भी जाती हैं और इस साइड से जाती हैं, और इनका जो फ्रीक्वेंसी है वो टी सेकेंड है, टी सेकेंड में एक बस, टी मिनट में एक बस निकल जाती है। A man cycling with a speed 20 किलोमीटर पर आवर in the direction A, अच्छा, जो कि इस साइड से बस जा रही है, इसी तरफ एक साइक्लिस्ट भी जा रहा है, ऐसा कुछ बोला। Notices that to be noticed that bus goes past in every 18 minute in the direction of his motion and every 6 minute in opposite direction। मतलब ये कि इसको ऐसा फील हो रहा है, मान लो इसकी कोई क्या कहेंगे, इसकी वेलोसिटी तो है, वेलोसिटी ऑफ मैन है, वैसे कितना है 20 किलोमीटर पर आवर, इतनी वेलोसिटी से ये साइक्लिस्ट चल रहा है। तो इसको ऐसा लग रहा है कि जो इससे बस आगे निकल रही है वो कितने सेकंड कितने 18 मिनट में निकल रही है एक बस कोई, ठीक है। और जो सामने से बसें जा रही हैं उसमें कह रहा है कि इसको ऐसा लग रहा है कि 6 मिनट में एक बस निकल रही। अब सिंपल देखो बेटा, ऐसा कह दो, पहले पहला केस लेता हूं मैं। पहला केस मतलब एक बस निकल गई, ठीक है ना, अभी साइक्लिस्ट के पास से, ठीक है।
अच्छा, तो साइक्लिस्ट आगे बढ़ रहा होगा और देन यहाँ पे जब पहुंचा होगा, ये वाली बस तो मान लो आगे ही निकल गई, दूसरी वाली बस कोई आगे आके इसको मिलेगी। तो मैं ये काम कह रहा हूँ, एक काम करो तुम, साइक्लिस्ट पे जैसा कि अपन लोग ऑब्जर्वर बिठाते हैं, तो मान लो साइकिल पे एक ऑब्जर्वर बिठा दिया, तो ये वाली जब बस निकल गई उसके बाद दूसरी बस इसकी तरफ आ रही होगी ना, तो मैं कह दूंगा कि जो बस है ना, इस बस की वेलोसिटी वीबी है। तो बस की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन पहले केस के लिए निकालो, वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब वीबी माइनस वी ऑफ मैन लिखना पड़ेगा तुमको। ये बताओ, क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, अच्छा, वीबी अपन को पता नहीं, ठीक है, नहीं गिवन है ना, हाँ, वीएम पता है, ये हो गया 20, ठीक। अच्छा, एक और चीज बताओ कि अगर ये बस वीबी से चल रही थी, ठीक ना, अगर ये बस वीबी से चल रही थी, तो जब ये पहली वाली बस इसके पास से गुजरी है ना, और पीछे वाली आने वाली है, इनके बीच में सेपरेशन कितना होगा? तो आप यही कहोगे ना, वीबी इंटू टी होगा, जो टाइम पीरियड है, जिस टाइम पीरियड में एक एक बस निकल रही है। बोलो। हाँ। डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो होगा ये वीबी इंटू टी होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब जो ये बस आएगी इसके रिस्पेक्ट में कितना डिस्प्लेस होगी, वो वीबी इंटू टी, ठीक है, वीबी इंटू टी इतना डिस्प्लेस होगी, और कितनी वेलोसिटी सी होगी वीबीएम से। तो दरअसल जो टाइम लगेगा, जिसको इसने 18 मिनट लिखा है, मैं उसको ये कह रहा हूं कि इसको आप लिखोगे वीबी इंटू टी डिवाइडेड बाई वीबी माइनस 20 से। ये बात आपको समझ आई क्या? एक मिनट। जरा पहले समझ लो अच्छे से और फिर मेरे को बताओ। तो जो डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है वो अपनी वेलोसिटी और टाइम के साथ, और हाँ, जो हम केस देख रहे हैं 18 मिनट्स का, वो डिस्टेंस और फिर रिलेटिव वेलोसिटी के साथ। हाँ, करेक्ट है। इसको देखो, कहने का ये भी तो तरीका है कि मैं इसे रेस्ट में अगर मान लूं, इसको रेस्ट में मान लूं, तो मेरी बस कितने से चलेगी? आप कहोगे वीवी माइनस इसकी वेलोसिटी 20, इतने से चलेगी ना, ठीक है। हाँ। और हर बस में जो कि इस तरफ जा रही है, हर बस में जो डिस्टेंस है वो वीबी इंटू टी का है। देखो ये क्यों है, तो क्योंकि ऐसा मैं कह रहा, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है कि हर टी मिनट पे बस निकल रही है। तो जैसे मान लो यहाँ से बस निकली, तो एक टाइम पीरियड में वो, मतलब एक टी टाइम में कितना चली होगी, वीबी इंटू टी ही चली होगी ना फिर तो। हाँ सर, समझ आ गया। ठीक है, तो हाँ। जैसे साइक्लिस्ट यहाँ आगे जा रहा था, साइक्लिस्ट जो है वो आगे जा रहा था, तो मान लो ये वाली बस तो उसको छोड़ के निकल गई, एक टाइम टी इक्वल टू 0 मैंने बोल दिया कि इस टाइम पे ये बस, ये वाली बस उसको छोड़ के निकल गई। अब दूसरी वाली बस इसके पास आएगी ना, पीछे हाँ वाली, सर। हाँ। तो वो उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, वीबी इंटू टी, ठीक। हाँ। इसके रिलेटिव वीबी इंटू टी डिस्टेंस ट्रेवल करना है, और इसके रिलेटिव वेलोसिटी क्या, तो कहोगे ये वीबी इस तरफ इसमें था, और 20 इसकी वाली साइक्लिस्ट वाली वेलोसिटी में दे देता हूँ पीछे, तो वीबी माइनस 20 हो गया, करेक्ट। तो हाँ। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई मतलब वेलोसिटी, ये पहली इक्वेशन क्लियर हो गई। हाँ सर। अब सामने वाला देखो, अब बस इस तरफ से भी जो आ रही है, ठीक ना, इधर से, उनके बीच में भी सेपरेशन वीबी इंटू टी का ही होगा, क्योंकि इस स्टेशन से भी, जो बी वाले स्टेशन से बस निकल रही है, वो भी टी फ्रीक्वेंसी पे ही निकल रही है, ठीक है। हाँ। तो अब मान लो कि ये वाली बस जब निकली होगी साइक्लिस्ट के पास से, साइक्लिस्ट तो अपोजिट में चल रहा था, तो इसके रिलेटिव जब वेलोसिटी देखोगी तो वेलोसिटी ऐड करना पड़ेगा ना, तो हाँ। जैसे हाँ। वीबी ये है, ठीक है, और इसका 20 इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी हो गया, ठीक है। हाँ। और डिस्टेंस है वीबी इंटू टी, तो वीबी इंटू टी डिवाइडेड बाई वीबी प्लस 20 इक्वल टू, ये टाइम है कितना, तो ये हर 6 मिनट पे मिल रही थी। हाँ। तो जरा देखो, दो इक्वेशन, दो अननोन, वीबी निकल आएगा और टी भी निकल आएगा, ओके। ठीक। तो फिर इसके बाद डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो, हाँ डिवाइड कर दो तो टी कैंसिल हो जाएगा, वीबी आ जाएगा, और जब वीबी आ जाएगा तो टी भी आ जाएगा। ओके। ओके सर। सर, ये टाइप का क्वेश्चन आप
what type of question would you categorize this as? Is this like difficult or easy? हाँ ये डिफिकल्ट है। Okay. ये डिफिकल्ट है, ये इजी नहीं है। ठीक है। Okay, so So और ये सर जो तो टेस्ट हेलो। के लिए हमें प्रिपेयर करना है, तो अगर हम बुकलेट और एक एक्स्ट्रा सोर्स करें तो आपके हिसाब से वो ठीक है ना? हाँ करेक्ट है। Okay. बुकलेट एंड 1 एक्स्ट्रा जो भी आप कर सकते हो, जो आपके पास अवेलेबल हो, लेकिन 1 ही, मतलब ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि आप दुनिया भर की चीजें लगाओ, आप मतलब उसमें फालतू का टाइम जाएगा यार, है ना। ऐसा नहीं है कि आप देखते हो कि आप चाहे कहीं से ले आते हो, मैं क्वेश्चन बताता हूँ, मतलब कोई भी सोर्स हो आपका, उससे कोई मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन वो आपकी भलाई के लिए, क्योंकि आप अगर बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व हो जाओगे ना, तो फिर डायरेक्शन आपका गड़बड़ हो जाएगा। डायरेक्शन का मतलब जैसे जैसे मैंने आपको सिखाया कि भाई कंसेप्ट कवर कैसे होते हैं, तो कवर होते हैं कि शुरू के 50 क्वेश्चन में चाहे किसी बुक का उठाओगे, कुछ पर्टिकुलर कंसेप्ट ही कवर हुए होंगे। ठीक है, तो जो करिए कंप्लीट करिए। ठीक है। हाँ सर, ठीक है सर, बस इतना ही था, तो मैं छोड़ दूंगी ठीक। अभी। बाय ठीक सर, है, थैंक ठीक है, यू। ठीक है। तो मैंने भेजा है आपको। So question इस वाले मीनाक्षी आपने? नहीं, कृतिका। कृतिका ने नहीं अभी नहीं आया नहीं बेटा। अच्छा अच्छा, आपका तो तो पुराना है मतलब ना। वो, हाँ हाँ। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो 17 से 17 बता दिया था, है ना। सर, और एक द- और दूसरा वाला 17 है वो। हाँ एक और a 17 है, coin, करेक्ट करेक्ट। वो वाला। ठीक है ठीक है। A coin is released inside a lift at a height 2 meter from the floor of lift. अच्छा ठीक बात है। The height of lift is 10 meter. The lift is moving with acceleration 11 meter per second square downwards. The time after which the coin will strike with the lift. ये थोड़ा सवाल ऐसा है ना बेटा। सर इसमें हाँ, सर अच्छा तुम इसमें पहले ना बोल मैंने, दो। हाँ सर इसमें मैंने मतलब ए नेट निकाला, तो ए माइनस जी करके, तो वो 1 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, तो और फिर उससे डायरेक्ट वो निकाल लिया टाइम एस इक्वल्स हाफ 80 स्क्वायर करके, तो S उससे equal गलत आ रहा है, मतलब 2 सेकेंड आ रहा है। नहीं, एक्चुअली में क्या है ना बेटा, ये दरअसल क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कॉइन लिफ्ट के में अगर रिलीज किया जाता है ना, तो ये ऊपर की तरफ ऐसा लगेगा लिफ्ट में कि उसके मतलब फ्लोर पे नहीं कॉइन आ रहा है, वो चला जा रहा है उसके उस पे सीलिंग पे, समझी, क्योंकि एक्सेलरेशन 10 से ज्यादा है। देखो हाँ तो अगर 10 से ज्यादा है तो फिर वो अपवर्ड भागेगा, मतलब रिलेटिव टू अगर तुम देखोगी लिफ्ट तो ऐसा लगेगा कि ऊपर जा रहा है वो। ठीक है, कॉइन यहाँ पे है और ये एक्सेलरेशन इसका जो डाउनवर्ड है वो गिवन 11 है। ठीक है, तो किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन करा जाए, लिफ्ट के ही, है ना। डाउनवर्ड को मैं पॉजिटिव कह देता हूँ, चलेगा। हाँ तो जैसे अगर मेरे को एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट देखना है, तो मैं कहूंगा एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट लिखना चाहिए। एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन क्योंकि ये आ चुका एयर में, तो डाउनवर्ड होगा जी। ठीक है, अच्छा उसे ही पॉजिटिव ले रहा हूं, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट 11, ये भी पॉजिटिव ही लूंगा मैं, तो अल्टीमेटली -1 आ गया। हाँ अच्छा डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो मैं कहूंगा -2 मीटर है। अरे क्योंकि कॉइन अब यहां से जाएगा ऊपर, तो क्योंकि डाउनवर्ड पॉजिटिव है तो अपवर्ड नेगेटिव होगा। अब लगाओ तुम S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, अब आ जाएगा करेक्ट। S की वैल्यू कितनी, सर, वही तो आएगा, मतलब यू तो यूटी 0 हो गया। अच्छा देख लेता हूँ। तो ये हुआ -2 इक्वल टू -1/2 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये टी स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया ना, टी की वैल्यू 2 तो सेकेंड। 2, हाँ सर, तो लेकिन आंसर 4 सेकेंड है। हाँ एक तो मिनट मेरा जरा भी मैं 2 ही आ रहा था, और अच्छा मतलब एक मैंने मिनट माइनस वगैरह नहीं लिया। देख लेता हूँ। हाइट ऑफ लिफ्ट इज 10, अरे
क्वेश्चन गलत अपन लोगों ने देख लिया ना, क्वेश्चन गलत देख लिया ना, डेटा गलत देख लिया। कहाँ से छोड़ा है? 2 मीटर की हाइट से। 10 मीटर का लेफ्ट है तो 8 मीटर ये ऊपर जाना है, इसको यहाँ 8 लिखो। अभी समझ आया? नहीं सर, सर वो ठीक है। ऐसे 8 क्यों लिया? अरे क्योंकि देखो ना, लिफ्ट का टोटल हाइट है कितना, ये 10 मीटर है, ठीक है। 2 मीटर यहाँ से है तो 8 मीटर ऊपर बचेगा। जैसा अपन को पता है कि ये जाएगा ऊपर, यही दिख रहा था ना। ओके, हाँ तो मतलब वो 8 मीटर ऊपर जा सकता है वैसे। हाँ 8 मीटर ऊपर जाएगा, हाँ करेक्ट। अच्छा बेटा, एक में छोटा सा शायद कुछ क्लैश हो रहा है क्लास में, ठीक है, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, है ना। शायद किसी और बैच में क्लास है क्या? आपका जो टाइम था उसमें क्या था शेड्यूल आज का? 11:35 तक। 11:30 तक है। 11:30 तक डाउट है। अच्छा 1 मिनट और देख लेता हूँ। एक दूसरा बैच है IT वाला, उसमें के बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि सर क्लास कैंसिल है क्या। अब ये क्यों है, जरा देखता हूँ मैं। छोड़ दूं तो मैंने तो छोड़ रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हैं, है ना। अरे सब बच्चे फोन कर रहे हैं, उसमें से मैसेज कर रहे हैं। अरे इन गधों ने यार गड़बड़ कर दिया है। ये जो IT वाला बैच है 11 से उन्होंने लगा रखा है उसमें और यहाँ इन्होंने क्लास करा दिया है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। तो डाउट का टाइम थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ मैं आप लोगों का, है ना। मैं थोड़ा बाद में बता दूंगा, ठीक है। सर उनको छोड़ दो ना, मतलब उनको छोड़ दो, बता दो। हाँ नहीं एक्चुअली में क्या है ना, मैं उनको छोड़ देता, लेकिन उनका कंटिन्यूएशन में क्लास है, मतलब 11 to 12:30 उनके में है, मतलब मेरा है, और फिर 1 से लेके 2:30 तक मैथ की क्लास उनकी। तो अब मैं अगर उनको मना करता हूँ ना तो फिर टाइम का प्रॉब्लम हो जाएगा, समझे आप। मैं बता दूंगा, आप टेंशन नहीं लो, ऐसा नहीं कि मतलब अभी नहीं बताऊंगा। मतलब नेक्स्ट मतलब कब लोगे? मैं इवनिंग तक बोल देता हूँ आपको, है ना, वो ग्रुप में मैं डाल दूंगा, ठीक है ना, बता दूंगा मैं, आप टेंशन नहीं लो, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ बेटा, लेक्चर रखोगे ना? हाँ रखूंगा मैं पक्का। सर तो फिर ये अमिया ने जो डाउट भेजा था और प्रीतिका ने जो भेजा था, आप ग्रुप पे भेज दो ना, इसके क्वेश्चन क्या अच्छा थे। ठीक है, मैं भेज दूंगा बेटा, भेज दूंगा, ठीक है, चलो। थैंक यू सर।